सब कुछ शुरू होता है लैंड ऑफ एज्योर में। मिशन ऑलरेडी 99% कंप्लीट था। एक विंग्ड गर्ल पीछे फेंकी जाती है, लेकिन वो बड़ी ग्रेस से लैंड करती है और गुस्से में कहती है, वो बास्टर्ड अभी तक नहीं आया, इस रेड पर हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तभी उस जगह का लीडर, जिसका नाम था एम्बर, जोर से चिल्लाता है, आज यहाँ खड़े हर एक को मैं अनाइलेट कर दूंगा। किसी को भी मेरी फ्लेम्स की रेज और फ्यूरी से बचने का मौका नहीं मिलेगा। फेरी को पूरा यकीन हो जाता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक उसके सामने एक शील्ड आ जाता है। वो देखती है कि वहां खड़ा है हीलर सीडो, लेवल 96। वो गुस्से में फेरी से कहता है, मुझे बार बार बेबीसिटर मत कहो। वो फिर से चार्जेस फॉरवर्ड करती है, सोचती है कि बस थोड़ा और होल्ड करना है जब तक वो शख्स नहीं आता। उसके पास है हायन हिटोमी, रैंकिंग में 3rd मोस्ट फेमस। वो बॉस पर एक सॉलिड पंच फेंकती है, लेकिन मॉन्स्टर ठंडी हंसी में जवाब देता है, तुम्हारी ये एफर्ट पूरी तरह फ्यूडल है। हिटोमी अपनी कॉम्बो अनलीश करती है उस शील्ड पर। देखो जरा, डैमेज स्टैक हो रहा है, बिल्कुल गेम की तरह, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता और वो फिर से बहुत दूर फेंकी जाती है। इसी पल वो किसी का नाम पुकारती है और अचानक बॉस के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। वो चिल्लाती है, यस, अब मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। और फिर वो स्ट्राइक लैंड होती है एक अजीब से स्पॉट पर, बॉस के शरीर पर। बॉस एक पल के लिए गायब हो जाता है और कहता है, मैंने काफी कंसिडरेबल डैमेज किया है। लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर सामने आ जाता है, गरजता है, तुम्हारी स्पीड मेरी स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। और वो उन पर एक जबरदस्त अटैक स्ट्रिंग छोड़ देता है। दोनों गिरे हुए अलाइज अपने कॉमरेड को पुकारते हैं और तभी कुछ स्नैप होता है। एक सोर्ड बॉस की तलवार से टकराती है। बॉस मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार वो आ ही गया। अब सबसे स्ट्रांग वॉरियर उनके बीच खड़ा था। वो ब्लॉन्ड मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना, बची हुई फोर्सेस ने मुझे थोड़ा रोक लिया, लेकिन अब कोई चिंता नहीं। वो था कामाहारा शिजुया, नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर। बॉस तुरंत पीछे से वार करने के लिए चार्ज करता है, लेकिन शिजुया पलटकर उसी वक्त उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर शुरू होती है एक ऑल आउट ब्रॉल। हर तरफ ब्लोज उड़ रहे हैं। शिजुया बीच बीच में कुछ हील्स भी डाल देता है और ग्रेविटी स्किल्स को मिक्स करके इस्तेमाल करता है। फाइट और भी रेज करने लगती है। कामाहारा शिजुया मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब इसको 3 सेकंड्स में रैप अप करते हैं। अचानक आसमान में एक गोल्डन लायन प्रकट होता है और ऐसा लगता है जैसे वो सीधा बॉस के सिर पर क्लीन हिट मारता है, लेकिन असल में स्ट्राइक सीधा उसके चेस्ट में एक क्रेटर ब्लास्ट कर देता है। और बस उसी पल मापो ताफू गिल्ड ने बॉस को रिकॉर्ड टाइम में डिफीट कर दिया। आसमान साफ हो जाता है और हर कोई शॉक में है, क्योंकि बॉस सिर्फ एक ही स्ट्राइक में गिर गया था। तभी निंजा निशी हंसते हुए बोलता है, अगर मेरा परफेक्टली टाइम्ड स्नीक अटैक पीछे से ना होता तो जीतना नामुमकिन था। उधर हीलर सीडो चुपचाप देखता है और सोचता है, ये सिर्फ आइटम्स या रॉ पावर की बात नहीं है, उसकी जजमेंट और पूरे गेम को समझने का लेवल ही अलग है। ओपनिंग क्रिएट करना इतना आसान नहीं, ये सिर्फ उसी के लिए पॉसिबल है जो सिस्टम को पूरी तरह समझता हो। अब समझ आया क्यों उसे किंग ऑफ एज्योर कहते हैं। इसी दौरान अचानक एक गेम विंडो पॉपअप होती है कामाहारा के सामने। मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड 100 अचीवमेंट्स। आखिरकार उसने सब कुछ हासिल कर लिया था। उसके लिए अब गेम खत्म हो चुका था। लेकिन तभी एक नया आखिरी अचीवमेंट सामने आता है, ओमिशंस एंड ओमनिपोटेंस। इसको अनलॉक करने के लिए उसे पूरे सर्वर्स में पहला प्लेयर बनना होगा जो हर अचीवमेंट हासिल करे सबके पहले। और ठीक उसी समय एक और ग्लोबल अनाउंसमेंट विंडो खुलती है, अटेंशन, ऑल सर्वर्स शटिंग डाउन इन 5 सेकंड्स, वंस यू लॉग बैक इन न्यू मेंटेनेंस विल बिगिन। सिर्फ 5 सेकंड्स, समझने का वक्त भी नहीं, लेकिन हर कोई हाइप्ड है ये जानने के लिए कि अब नया अपडेट क्या लेकर आएगा। एक्सपेंशन आने वाला था, लेकिन कामाहारा सोच रहा था बस इतना कि काश मैं सबको फिर से देख पाता। लेकिन 5 दिन बीत गए और अब तक गेम की कोई खबर नहीं। दुनिया का सबसे फेमस गेम, एक इंटरनेशनल क्रेज, बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुका था। कामाहारा गुस्से में था, मैंने सब कंप्लीट किया, हर अचीवमेंट, हर रिवॉर्ड लिया, लेकिन असली रिवॉर्ड क्या था ये तो पता ही नहीं चला। मुझे लॉग आउट कर दिया बिना कुछ रिवील किए। ऑनलाइन हर कोई परेशान था। सब लोग यही चाहते थे कि उनका फेवरेट गेम वापस आए। फिर एक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट बैठा है, थोड़ा डाउन मूड में, कमेंट्स पढ़ते हुए। तभी कोई उसे कहता है, अरे ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर चेक करो। वो क्लिक करता है और स्क्रीन पर एक स्ट्रीमर आ जाती है। वो कहती है, मैंने इजरा के सर्वर से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज ढूंढी है, कुछ ऐसा जो मापो ताफू गिल्ड से रिलेटेड है। अपेरेंटली कंप्लीटेड मिशंस रैंकिंग में उन्होंने 101% हासिल किया है, जो साफ साफ चीटिंग की तरफ इशारा करता है। अब मैं चाहती हूँ कि उनके लीडर कामाहारा शिजुया सबके सामने एक्सप्लेन करें कि आखिर ये कैसे हुआ। प्रोटैगनिस्ट खिड़की की तरफ देखता है, उलझा हुआ।
वो सोचता है शायद ये 100 अचीवमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन असल में क्या है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। तभी अचानक लोग ट्रेन के अंदर चिल्लाने लगते हैं। वो क्या है? वो आगे देखता है, एक मैसिव पोर्टल ट्रेन के भीतर ही खुल चुका है। ओह हाँ, ये वही क्लासिक ओमिशन रीडर व्यू पॉइंट वाला मोमेंट है। प्रोटैगनिस्ट की बॉडी पर अजीब से डिजिटल पैटर्न्स चमकने लगते हैं। ट्रेन अचानक ब्रेक्स लगाती है, हर कोई इधर उधर फेंका जाता है और उसी पल एक तेज स्लैश हवा को चीरता है। खून की बूंदें बिखर जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट अभी भी स्टन्ड है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? दीवार से जहां स्लैश लगा था वहीं से एक नाइट बाहर निकल आता है। क्या? अरे भाई थोड़ा इजी लो। गेम मास्टर, ये क्या डील है? सन जिन वू को भी ऐसा टॉर्चर 10 चैप्टर्स बाद मिला था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक नाइट नहीं, पूरा स्क्वाड पोर्टल से ट्रेन में घुस चुका है। लोग घबराकर भाग रहे हैं, लेकिन वो क्रीचर्स पहले ही उन पर टूट पड़े। बेचारे पैसेंजर्स के पास बचने का कोई चांस नहीं। उनकी सोर्ड्स उनके शरीर से भी बड़ी थीं। और फिर नहीं, क्या वो ट्रेन वाली क्यूट लड़की को मार देंगे? लेकिन हाँ, वो सीधा बीच से 2 हिस्सों में कट जाती है। प्रोटैगनिस्ट, हमारा प्यारा कमाहारा शिजुया, वाइड आइड खड़ा देख रहा है। क्या तुम सच में सोच रहे थे हीरोइक एंट्री लोगे? LOL, नोप, तुम बस खड़े हो और देख रहे हो। बेटर स्नैप आउट ऑफ इट भाई, क्योंकि जब तक तुम सोच ही रहे हो ये क्या हो रहा है, क्रीचर पहले ही तुम्हारी तरफ स्ट्राइक कर चुका है। लेकिन शिजुया किसी तरह डॉज कर लेता है, क्योंकि उसने ये टेक्निक पहले देखी है। क्रीचर हवा में फ्लिप करता है और हाँ, पोर्टल भी उसी ने खोला था। काम डाउन, नो चांस। और सबसे वर्स्ट बात, वो टेक्निक वैसी ही है जैसी शिजुया खुद इस्तेमाल करता था। ट्रिक सिर्फ यही है, दुश्मन के पास रश करो और उसके नीचे से निकल जाओ। शिजुया क्रीचर को घूरते हुए समझता है, ये बिल्कुल वही है जिसकी मुझे उम्मीद थी। अब सच सामने है। कमाहारा शिजुया, लेवल 1, कोई क्लास नहीं, लेकिन उसके पास है टाइटल ओमिशन एंड ओमनीपोटेंट। उसके सामने वाला क्रीचर लेवल 35 कमांडर, और उसका मूव था लायन स्लैश। ये निकला वर्म्स टेरिटोरी से। शिजुया अब सोच रहा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है बाहर निकलने का? वो जगह असल में एक डंजन थी। प्रॉब्लम ये थी कि सारे बीस्ट्स ने शिजुया पर लॉक कर लिया था। जैसे ही क्रीचर उस जगह से बर्स्ट होकर निकला, शिजुया को दोबारा भागना पड़ा। लेकिन सच कहें, हमारा लड़का लेवल 1 वर्सेस लेवल 25 में कोई चांस रखता भी है क्या? फिर भी उस पल में शिजुया कहता है कि उसे भूल ही गया था कि ये रियल वर्ल्ड है। उसके दिमाग ने रजिस्टर ही नहीं किया कि एक गलती शेयस पक्का मौत। इसके बजाय उसके अंदर फिर वही पुरानी गेमर वाली फीलिंग जाग उठी। अपॉर्चुनिटी सीज करनी है। और हाँ, काफी समय बाद खेलने का मौका मिला था। काफी समय मतलब बस 5 दिन। होपलेस एडिक्ट मॉन्स्टर उस पर हिट करने ही वाला था, लेकिन शिजुया हंसते हुए बोलता है, शेम ऑन यू बीस्ट, क्योंकि ये तुम्हारा गेम ओवर है। और तभी वो जायंट वर्म अचानक जमीन फाड़कर बाहर निकलता है और क्रीचर को पूरा निगल जाता है। लगता है शिजुया को एग्जैक्ट टाइमिंग पता था कि वर्म कब निकलेगा। कम से कम दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन वो खुद एडमिट करता है, मैंने गैम्बल किया था और ये काम कर गया। तुरंत ही वो अपना फोन निकालता है, सोचते हुए कि उसके दोस्तों का क्या हुआ होगा। हर तरफ अलार्म्स बज रहे हैं, लेकिन बैटरी बस 8% बची है और हालात और खराब करने के लिए एक और स्क्वाड लेवल 30 क्रीचर्स का सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब भागना ही पड़ेगा। कम से कम इस गेम की एक जेनरोसिटी तो है। ऑटो लूट ऑन, आइटम्स अपने आप पिक हो रहे हैं। ड्रॉप मिला है लेवल 25 सोर्ड, जिसके स्टैट्स इतने रिडिकुलस हैं कि शिजुया खुद हक्का बक्का। ये तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए गेम के स्टार्ट में। और तभी एक नया सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, डू यू वांट टू एक्टिवेट हेट्रेड परस्यूट? ये स्किल नॉर्मली तब यूज होती है जब कोई आइटम तुमसे चोरी हो गया हो और सिस्टम उसे रिकवर करने का मौका देता है। टर्न्स आउट उसने हेट्रेड परस्यूट एक्टिवेट नहीं किया था, बल्कि मॉन्स्टर ने ही ये उस पर यूज किया था, क्योंकि उसने उसकी सोर्ड चुरा ली थी। फिर भी शिजुया ने सोर्ड इक्विप कर ली। एक पल के लिए उसे लगा कि वो लेवल 8 तक बढ़ गया है। शायद उसके स्टैट्स रिड्यूस हो गए हों, या फिर ये ओमनीपोटेंट टाइटल का इफेक्ट हो। जो भी हो, जैसे ही उसने सोर्ड वील्ड की, उसने कमांडर स्किल्स अनलॉक कर ली। तुरंत उसने एक्टिवेट किया फ्लैग ऑफ करेज, जिससे उसकी स्पीड और बढ़ गई और लगातार एक्सेलरेट होने लगी। हालांकि इससे उसकी माना तेजी से बर्न हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ऑफेंसिव मूव बस एक ही था, लायंस स्लैश। उसे ये 3 बार लगातार यूज करने का ऑप्शन था, लेकिन इससे इतना रियल डैमेज नहीं हो पाता। इसलिए शिजुया ने इसे ऑफेंस के बजाय मोबिलिटी के लिए यूज किया, स्टेयर से लीप करने के लिए। लेकिन वो डैम क्रीचर्स उसके पीछे लगे हुए थे। ये गेम सच में सीरियसली ट्राई हार्ड है। फिर उसने एक फेक जंप किया और चुपचाप हाइड हो गया। सोर्ड को देखते हुए उसे एहसास हुआ, यही रीजन है कि मैं अभी तक जिंदा हूं। अजीब बात यह थी कि उसने ये आइटम गेम में पहले देखा था,
लेकिन ये वर्जन कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। डाउनसाइड ये था कि हेट्रेड परस्यूट जल्दी ही दोबारा एक्टिवेट होगा और मॉन्स्टर्स उसे फिर से ट्रैक कर लेंगे। अब पूरी ट्रेन शैडोज से भर चुकी थी, जैसे सीधा सन जिनवूज वर्ल्ड लिफ्ट कर लिया हो। शिजुया सोचता है, ये इनसेन है। गेम में भी कभी इतना हार्ड नहीं था। और तभी उसकी नजर पड़ी एक स्टोन पर। वो वही स्टोन था जो गेम में रिस्पॉन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब उससे प्लेयर्स नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स रिस्पॉन हो रहे थे। ये बहुत अजीब था, क्योंकि वहां तो प्लेयर्स रिस्पॉन होना चाहिए था। और तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ, ये मॉन्स्टर्स ह्यूमन लाइक एबिलिटीज रखते हैं, आइटम्स ड्रॉप करते हैं और रिस्पॉन भी करते हैं। अपेरेंटली इंस्टेड गेम का पूरा कॉन्सेप्ट पलट चुका था। जहां पहले ह्यूमंस मॉन्स्टर्स को हंट करते थे, अब उल्टा हो गया है। और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि क्रीचर्स इन्फिनिट बार स्पॉन हो सकते हैं। अब शिजुया सोचता है, तो अब मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं वो लाइफ जहां मॉन्स्टर प्लेयर को मारता है, लेकिन वो बार बार वापस रिस्पॉन होकर आ जाता है, सैकड़ों बार। ये सोचकर वो तय करता है कि वो बस खड़ा रहकर मर नहीं सकता। आखिरकार यहाँ सबसे ज्यादा चांस उसी के पास है, क्योंकि इस गेम को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। भले ही सामने वाले इमॉर्टल प्लेयर्स जैसे हों और भले ही उसके पास सिर्फ एक लाइफ हो, वो सरवाइव करेगा। वो सीढ़ियां उतरते हुए आगे बढ़ता है और सर्च करता है वर्म डंजन का। थोड़ा आगे जाकर उसे पाथ मिलता है, एक सी रैंक एरिया की ओर। गेम की शुरुआत के लिए परफेक्ट जगह, क्योंकि उसे पता है एक ऐसा तरीका जिससे वो डंजन के अंदर डीप पुश कर सकता है और बिना बॉस फेस किए उसे क्लियर भी कर सकता है। प्रॉब्लम यह है, अगर वो ट्रिक जो गेम में काम करती थी यहाँ फेल हो गई, तो उसे बॉस से सीधा सामना करना पड़ेगा और उसके जीतने के चांसेस थे प्रैक्टिकली जीरो। लेकिन बॉस से भी बड़ा खतरा यह था कि उसके पीछे वही पैक ऑफ नाइट्स फिर से उसका पीछा कर रहे थे। गेम सच में पूरी तरह फ्लिप हो चुका था। शिजुया को मजबूरन भागना पड़ा ताकि पहले डिस्टेंस बना सके, फिर डंजन फार्म करना शुरू करे। लेकिन भागते भागते एक और मुसीबत, स्वॉर्म ऑफ वर्म्स भी उस चेस में शामिल हो गए। अब तो हालत ये हो गई थी कि वो किसी भी पल पकड़ा जा सकता था। तभी अचानक उसकी नजर एक रास्ते पर पड़ी, एस्केप का रास्ता। फिर से उसने लायंस स्लैश यूज किया और लीप करते हुए एक छोटे से ओपनिंग में घुस गया। अंदर पहुंचते ही उसे मिला टीयर्स ऑफ फर। उसे एक ड्रॉप गिरा और उसने जैसे ही टीयर्स ऑफ फर का ड्रॉप गिरा, शिजुया को मिला Psiro-Do-Zero स्टैट्स गेन। उसी वक्त शुरू हुआ फेरो ट्रायल और क्रीचर की शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में सीप होने लगी। गेम में भी ऐसा ही था, हर 5 सेकंड्स में एक ड्रॉप गिरता है और 100 सेकंड्स में वॉन्ग स्टैट पॉइंट मिलता है। अगर कोई वहां पूरे 3 दिन टिक जाए तो करीब 50 पॉइंट्स गेन कर सकता है। गेम लॉजिक के हिसाब से ये ठीक लगता है, 3 दिन तक खड़े रहो जबकि बाकी लोग लेवल अप कर रहे हों। लेकिन सच ये है, इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स के बीच लोग लेवल अप तो दूर, सीधे मारे जा रहे थे। सामने ही लोग 2 हिस्सों में कट रहे थे। शिजुया सोचने लगा, ये मेमोरीज क्या हैं? अचानक उसके दिमाग में एक और मेमोरी फ्लैश हुई, वो पहली लड़की की जो ट्रेन पर मारी गई थी। उसने महसूस किया कि उसका मेंटल स्टेट डिबफ हो रहा है। गेम और रियलिटी में एक और अजीब डिफरेंस। तभी एक अजीब आवाज ने उसे पुकारना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को मुस्कुराते देखा, लेकिन अगले ही पल वे सब मरोड़े हुए कॉर्प्सेस बन गए और कहने लगे, तुम लेट हो गए। वो झटके से जागा, समझ गया ये सब फारव्स ट्रायल का हिस्सा है। जैसे जैसे ड्रॉप्स गिरते हैं वैसे वैसे मेंटल अटैक्स भी बढ़ते जाते हैं। अब उसका काम था काल्म रहकर जितने ज्यादा स्टैट्स फार्म कर सकता है करे। 2 दिन पहले ही बीत चुके थे, अब बस 1 दिन और सहना था। तभी अचानक उसकी चेस्ट पर एक ब्लेड स्लैश हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो वो एक सोल्जर था। शिजुया के मन में ख्याल आया, क्या ये अंत है? एक ऑर्डिनरी ह्यूमन भला कैसे लड़े ऐसे क्रीचर से जिसके पास प्लेयर जैसी रिवाइव पावर हो और जो इन्फिनिटली बार लौट सकता हो? उसे लगा शायद अब गिव अप करने का वक्त आ गया है। आखिर ह्यूमैनिटी कैसे टिक पाएगी इनके सामने? लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। भले ही लो लेवल पर हो, वो इन अर्ली गेम मॉब्स से हारने वाला नहीं। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन ये भी निकला एक मेंटल अटैक। तभी फारव ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया और शिजुया उनकी स्पीसीज के साथ एक हो गया। वो आराम से बैठ गया, ध्यान दिया कि उसकी चेस्ट बिल्कुल ठीक थी। मतलब ये सब इल्यूजन था। अब उसने जितना फार्म करना था कर लिया था। अब बाहर निकलने का वक्त था। और क्योंकि वो अब उनकी तरह बन चुका था, थियोरेटिकली वर्म्स उसे अटैक नहीं करने वाले थे। शिजुया के ठीक पीछे सडनली बॉस आ गया। क्रीचर ने उसे घूरा, लेकिन अटैक करने की बजाय उसने जमीन पर एक एग छोड़ दिया। वो था वर्म एसेंस। शिजुया को अजीब सा डर हुआ, कहीं ये फिर से किसी लोली कर्स्ड गर्ल में न बदल जाए, क्योंकि हाल ही में हर एग से वही शापित लड़कियां निकल रही थीं। लेकिन इस बार अलग था, ये एग एक्चुअली खाने पर हेल्थ रिस्टोर करता था। शिजुया ने चैन की सांस ली, थैंक गुडनेस। जैसे ही वो डंजन से बाहर निकला,
उसने देखा कि ज्यादातर हाई लेवल क्रीचर्स वहां से जा चुके थे। अब सिर्फ लेवल 20 नाइट्स बचे थे। शिजुया अब लेवल 25 पर था। अपने एक्स्ट्रा स्टैट्स और सोर्ड की वजह से वो आसानी से उनसे निपट सकता था। उसने शुरुआत की। लायंस स्लैश का इस्तेमाल कर 3-4 नाइट्स को क्लीन 2 हिस्सों में काट दिया। तभी एक और नाइट शील्ड बैश लेकर उस पर झपटा, लेकिन शिजुया ने फ्लैग स्प्रिंट स्किल यूज करके तेजी से डैश किया और बच निकला। फिर अचानक एक एरो उसकी तरफ उड़ा, लेकिन शिजुया ने लगातार मना बर्न किया और उसी स्प्रिंट को मेंटेन करते हुए साइड स्टेप में डॉज कर लिया। एक एक्सटिंग्विशर पास में फटा और उसे एहसास हुआ कि चाहे लेवल बराबर का क्यों ना हो, वो यहाँ ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रीचर्स एंडलेस थे और उनमें ऑर्गेनाइजेशन भी था। उसी सोच के बीच एक क्रीचर दीवार तोड़कर उसके ऊपर से आ गिरा। इस बार ये इल्यूजन नहीं था। उसने शिजुया के शोल्डर पर सीधा वार किया। शिजुया पीछे गिर गया। समझ गया कि उसने गार्ड ढीला कर दिया था। तभी उसकी नजर पड़ी। मॉन्स्टर के हाथ में एक पोर्टल स्टोन था, मतलब एक और प्लेयर टाइप आइटम, और उसी स्टोन से कई क्रीचर्स तुरंत समन होकर उसके पास आ गए। प्रॉब्लम यह थी कि शिजुया इंजर्ड था और डॉज करने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर से उसे बचाया उस जायंट वर्म ने। क्योंकि अब शिजुया उनकी स्पीसीज का हिस्सा था, तो उसके अटैक होने पर वर्म्स नेचुरली उसकी डिफेंस में उतर आए। शिजुया शुक्रगुजार था। बस थोड़े से मार्जिन से मैं बचा हूं। कम से कम उसके पास अभी भी वो एग था जो उसकी हेल्थ रिस्टोर कर सकता था। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे पोर्टल स्टोन पर पड़ी। उसने वर्म्स से कहा, इस आइटम को खा लो और हाई स्पीड में मूव करो। हमें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है ताकि मैं एस्केप कर सकूं। और वर्म्स सर्च करते हुए टनल से गुजर रहे थे, प्लेयर्स को चीरते हुए। शिजुया ने मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल 17 हासिल कर लिया और भी वेपन्स उठा लिए। ये वाले वेपन्स में कोई क्लास रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, शायद उसकी पावर और ओमनीपोटेंस टाइटल की वजह से। शिजुया जानता था कि ये क्रीचर्स भी प्लेयर्स जैसे हैं और रिस्पॉन हो जाएंगे, इसलिए उसने रन लगाने का फैसला किया। सिटी के बाहर हर जगह इवैक्यूएशन साइंस लगे थे। लोग चिल्ला चिल्लाकर दूसरों को क्रीचर्स से भागने को कह रहे थे। एक गरीब माँ बच्चे को पकड़े खड़ी थी और पास में एक नाइट किसी बीस्ट के साथ उसकी पीठ पर एक मैसिव बॉल स्पिन कर रहा था। और नेचुरली अपस्टैंडिंग सिटीजन्स ने मौका पाकर केओस में लूट शुरू कर दिया। इसी बीच एक डाइनर में हेडफोन्स लगाए एक लड़की खुद से गुनगुना रही थी। बाकी सब चोरी कर रहे थे, लेकिन वो लड़की एक्चुअली ईमानदारी से जाकर पे करने लगी। शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि वो आराम से सड़क पर घूम रही थी, हाथ में फोन ऊंचा उठाए हुए कंप्लेन कर रही थी कि सिग्नल कितना बेकार है। हे मॉन्स्टर, इधर देख, एक पागल लड़की है जो हेडफोन्स घुमा रही है। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा, हेडफोन्स छीन लिए और उसे दीवार से दे मारा। उसने कहा, चुप रहो। तभी एक मॉन्स्टर वहां से गुजरा और लड़की को एहसास हुआ कि सिटी में पूरी तरह कार्नेज हो चुका है। लेकिन तभी एक शैडो असैसिन लेवल 25 उन दोनों को नोटिस करके तेजी से उनकी ओर बढ़ा। हुड पहने वो लड़का हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रीचर ने ट्रिपल जंप मारकर फासला तुरंत कम कर लिया। उसने उसके गले की ओर हाथ बढ़ाया। हुड वाले ने लड़की से कहा, सावधान रहना। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। अटैक रोक चुका था खुद शिजुया। उसने क्रीचर के हाथ पर सीधा स्लैश मारा। मॉन्स्टर पीछे कूदा और एक अटैक फायर किया। शिजुया ने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। ये एनिमीज सच में सीरियसली ट्राई हार्ड थे। लड़ाई आसान नहीं थी, चाहे शिजुया टॉप टियर प्लेयर ही क्यों ना हो। क्रीचर क्राउच होकर उसका कट इवेड करने लगा। इसी बीच वो कर्स्ड टिकटॉक क्वीन खड़ी वीडियो फिल्म कर रही थी। शिजुया ने उसे डांटा, स्टूपिड मत बनो। फिर उसे खींचते हुए बोला, हमें मौका मिल रहा है एस्केप करने का, तो चलो यहाँ से। वो लगातार उसे स्कोल्ड कर रहा था, तुम्हें समझना चाहिए ये हालात कितने खतरनाक हैं। लेकिन लड़की बोली, रिलैक्स, वो मुझे अटैक नहीं करेंगे। शिजुया थोड़ा सा थ्रोन ऑफ हो गया, लेकिन वो लड़की बोली, अरे इट्स नथिंग, टोटली नॉट सस्पिशियस। फिर उसने उसके टैटू के बारे में पूछा। शिजुया ने कहा, बहुत कुछ हो चुका है। जब मैंने इन क्रीचर्स से वेपन उठाया तो मुझे वही पावर मिल गई जो उनके पास थी। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये क्यों मिला। कुछ देर बाद सिटी के दूसरे हिस्से में दोनों एक माउंटेन चढ़े रहे थे। शिजुया खुद भी श्योर नहीं था कि उसने इस ईगल को क्यों बचाया, लेकिन चलो देखते हैं। वो इम्प्रेस्ड थी कि शिजुया पूरे रूट को जानता है। असल में सिटी का लेआउट अजीब तरीके से गेम के स्टार्टिंग मैप जैसा था। इसका मतलब शायद गेम रियल वर्ल्ड से ही मॉडल किया गया था। उसने पूछा, तुम इतनी अबैंडन्ड जगह क्यों जा रहे हो? शिजुया ने सीधा कहा, मुझे फॉलो करना बंद करो। दोनों पूरे वियर्ड निकले। शिजुया ने उसे बचाने के लिए खींच लिया था और अब वो खुद पीछे पीछे फॉलो कर रही थी। दोनों आर्ग्यू करने लगे। लड़की बोली, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, कोकमी नेट च्यू।
और मैं तुम्हें इसलिए फॉलो कर रही हूं क्योंकि ये फन लग रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त शिजुया का पैर एक बैरियर के आर पार चला गया। उसने एक हिडन केव डिस्कवर कर लिया। अंदर जाते ही वो पूछने लगी, यहाँ क्या हो रहा है? अंदर की हवा अजीब लग रही थी। शिजुया ने चिढ़कर कहा, चुप रहो। टनल के फार एंड पर उसे लाइट्स की एक क्लस्टर दिखी, जैसे चमकते हुए तारे हों। लेकिन करीब जाकर देखा, ये मजल फ्लैशेस थे। अच्छा, वो शिजुया पर फायर नहीं कर रहे थे, वो आगे के मॉन्स्टर्स पर गोली बरसा रहे थे। सबके पास हैवी शील्ड्स थे और पीछे हीलर्स खड़े थे। असल में ये एक हंटिंग पार्टी थी, लेकिन इस बार हंटर्स खुद मॉन्स्टर्स थे। उन सबके पीछे खड़ा था हमारा प्रोटैगनिस्ट, थोड़ा रिलीव्ड, क्योंकि ये एनिमीज सिर्फ लेवल 18 के थे और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं लग रहे थे। वो डिस्ट्रैक्ट थे, तो शिजुया ने सोचा शायद मैं इन्हें यहीं साफ कर दूं। वो आगे बढ़ा, तभी च्यू बोली, केयरफुल रहना। हंटर्स ने उसे देखा और समझ लिया कि वो भी मॉन्स्टर है। उन्होंने तुरंत उसकी डायरेक्शन में फायर खोल दिया, लेकिन शिजुया ने लायन स्लीप यूज किया, उनके पीछे लैंड किया और हीलर पर सीधा स्लैश मारा। टैंक और एक और फ्रंट वाला टूरेंट उसकी ओर मुड़ गए। शील्ड बेरर ने उसे स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन शिजुया ने जंप करके डॉज कर लिया। इससे हीलर पूरी तरह एक्सपोज्ड रह गया और वो साफ कर दिया गया। मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे की ओर मुड़कर अपना अगला कदम उठाया। जैसे ही शिजुया का पैर बैरियर से टकराया, वो बैरियर तुरंत टूट गया। बैरियर गिरते ही ह्यूमंस अब क्रीचर्स को देख भी नहीं पा रहे थे। शिजुया आगे आया और बोला, मॉन्स्टर्स पीछे हट चुके हैं, अब और गोलियां वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एक सोल्जर बोला, सच में? तुमने उन्हें रिट्रीट क्यों करने दिया? आखिर हम यहाँ आए ही उन्हें मारने के लिए थे। तभी अचानक वो लड़की जिसे शिजुया ने अभी बचाया था, उसने उसी पर गन तान दी। आयरा तुरंत बीच में आ गई और बोली, गोलियां मत चलाओ, मुझे पूरा यकीन है ये इंसान है, इसने ही तो मुझे बचाया था। सोल्जर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कहा, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। केव के और भीतर काफी सारे लोग गिरे पड़े थे, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। उन सब में सिर्फ एक चिजू चीयरफुल दिख रहा था, जिससे क्लियरली सस्पिशन हो रहा था। सोल्जर्स ने एक्सप्लेन किया, हम एक मिशन पर थे, लेकिन मॉन्स्टर्स ने चेस किया और हम यहाँ ट्रैप हो गए। प्रोटैगनिस्ट बोला, इतने सारे लोगों को बचाना पागलपन है, ये नामुमकिन है। महिला ने जवाब दिया, और मैं हर मॉन्स्टर को मार भी नहीं सकती। मतलब साफ था, वो उसे बाहर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक बिगिनर डंजन था जहां से तब तक बाहर निकल ही नहीं सकते जब तक इसे क्लियर न करो। बॉस यहाँ था, लेवल 15 के जुड़वा भाई बहन। पहली नजर में डरावने नहीं लगे, लेकिन असली खतरा था भाई की अनबिलीवेबल टफनेस और बहन की डेडली एक्यूरेट शॉट्स। ये सुनकर शिजुया के सर में दर्द शुरू हो गया। अब सारी पीसेस जुट ढह रही थीं। गेम का पूरा कंटेंट रियलिटी में स्पिल हो गया था और टेबल्स पूरी तरह टर्न हो चुकी थीं। मॉन्स्टर्स अब असली प्लेयर्स थे और जस्टिस के नाम पर वो ह्यूमैनिटी को मिटाने आए थे। शिजुया बस यही नहीं समझ पा रहा था कि इतना ट्विस्टेड गेम हो ही क्यों रहा है। सोल्जर्स ने जमीन पर सोडा कैंस रख दिए, ताकि जब भी कोई क्रीचर उन पर पांव रखे उन्हें तुरंत पता चल जाए। ऑडबॉल शिजू बोली, मैं जाकर चेक करती हूँ। वो एक रॉक के पीछे झांकी और देखा 5 मॉन्स्टर्स धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। सबसे बुरी बात ये थी, ये क्रीचर्स हमेशा परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रहते थे। तभी शिजुया ने कहा, अब जब सिविलियंस इवैक्यूएट हो चुके हैं, अब टाइम आ गया है डील करने का। एनिमीज लेवल 20 से 25 के बीच थे। आर्चर ने सीलिंग की ओर एक एरो छोड़ा, जो तुरंत लाइट सोर्स की तरह चमक उठा। प्रोटैगनिस्ट ने चार्ज किया और बोला, मुझे बस सपोर्ट चाहिए, बाकी पीछे वाले मैं संभाल लूंगा। वो सीधे शील्ड बेरर की ओर बढ़ा, लेकिन सामने खड़ा अजीब सा दिखने वाला मेज एक साथ 3 फायरबॉल्स कॉन्जर करके लगातार एक्सप्लोजन्स करने लगा, जिससे उसे बार बार डॉज करना पड़ा। शुया सीधा शील्ड के पास पहुंचा और अपनी लीपिंग टेक्निक फिर से यूज करके उनके पीछे लैंड कर गया। सोल्जर्स लगातार फायर कर रहे थे और उसने पहला टारगेट कट कर गिरा दिया। उसके जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के लिए बेसिक स्किल्स वाले ये क्रीचर्स सिर्फ इजी प्रे थे। तभी आर्चर ने एक और एरो छोड़ा। पहले तो लगा ये इजीली डॉज हो जाएगा, लेकिन मिड फ्लाइट ही कर्व होकर वो प्रिसीजन शॉट निकल आया। पूरे ग्रुप में सिर्फ आर्चर ही ऐसा लग रहा था जिसके पास असली एक्सपीरियंस है। लेकिन अचानक केव के अंदर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ कैओटिक बन गया। सोल्जर्स ने गोलियां चलाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? वो बोला, हाँ मैं फाइन हूं। लेकिन उसके दिमाग में एक डर उठ रहा था। मॉन्स्टर्स जैसे जैसे फाइट बढ़ रही थी, वैसे वैसे बेहतर हो रहे थे। उसने मेज पर स्ट्राइक किया और ऑब्वियस कंक्लूजन निकाला, ये भी प्लेयर्स की तरह इवॉल्व कर रहे हैं, ये सीख सकते हैं। हालात और खराब तब हुए जब जिस मेज को वो मारने की कोशिश कर रहा था, उसे पीछे खड़ी महिला ने इंस्टेंटली हील कर दिया। शुया ने व्यंग्य से सोचा, इवन एज मॉन्स्टर्स, हीलर हमेशा औरत ही होती है।
स्टीरियोटाइप कभी नहीं मरता। वो गैप क्लोज करना चाहता था, लेकिन उनकी फॉर्मेशन इतनी सॉलिड थी कि आर्चर हर वक्त हीलर को प्रोटेक्ट कर रहा था। इस वॉल को तोड़ने का एक ही तरीका था, अगर सोल्जर्स उसे ओपनिंग देते। लेकिन उसी पल टैंक ने एक जोरदार शील्ड बैश मारा और शूया दीवार से टकरा गया। ये देखकर उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर नंबर 1 प्लेयर इतना स्ट्रगल कर रहा है तो बाकी दुनिया शायद पहले ही वाइप आउट हो चुकी होगी। अपना खून देखकर शूया सोचने लगा, क्या मुझे सोल्जर्स में से कुछ को बेट बनाकर सैक्रिफाइस करना चाहिए ताकि दुश्मनों का ध्यान भटके और मैं जीत जाऊं। गेम में तो लोग रिस्पॉन हो जाते थे तो बिना सोचे वो ये कर देता, लेकिन अब ये असली लोग थे। मीनवाइल एवाक्यूज में आइजो एक छोटी लड़की को लॉलीपॉप पकड़ा रहा था और कह रहा था, रोना बंद करो, नहीं तो तुम रिंकली और अगली हो जाओगी। अचानक उसने पूछा, तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ हैं? लड़की ने सीधा जवाब दिया, वो तो मॉन्स्टर्स का खाना बन गए। बैक इन द फाइट। चारों ओर से लगातार गन फायर हो रही थी, लेकिन हमारा लड़का अब भी बैकलाइन तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो बोला, मैं एक और ट्राई करता हूं। उसने फ्लैग ऑफ करेज एक्टिवेट किया और माना जलाकर आगे चार्ज किया, लेकिन तभी एक एरो उसकी ओर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। उसी वक्त छोटी लड़की ने शीजी से पूछा, क्या सोल्जर्स मर जाएंगे? शिजुया ने डॉज किया और वो एरो रिकोशे होकर सीधे एक सोल्जर के सीने में जा धंसा। उसके पास खड़ी महिला एकदम चुप रह गई। तभी शिजुया ने कहा, दुर्भाग्य से इन प्लेयर टाइप एनिमीज को खत्म करने के लिए किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। उसे पता था कि गेम में एक तरह का लिंक सिस्टम होता है लोगों के बीच। जब वो टूटता है तो फाइटर्स का फोकस भी टूट जाता है। कोई उस घायल आदमी को पुकार रहा था, लेकिन शिजुया ने कहा, शोक मनाने का टाइम नहीं है। वो महिला जमीन पर गिरी, फिर एक गन उठाई, फिर डायनामाइट से भरा बैग उठाया और उसे मॉन्स्टर्स की ओर फेंक दिया। साथ ही गोलियां बरसाईं, एक्सप्लोजन्स की जैसे कोई पागल औरत हो। शूया का प्ले सच में सन जिन वू स्टाइल जैसा लग रहा था। लोगों को गिरने देता है और खुद जीतने के लिए स्वूप करता है। लेकिन स्मोक साफ होते ही वो महिला घुटनों पर गिर पड़ी। पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसका पति या शायद पार्टनर या फिर कोई बहुत करीब दोस्त मर चुका था। फिर अचानक वो आदमी खांसते हुए उठ खड़ा हुआ। टर्न्स आउट शूया लापरवाह नहीं था। उसने हालात का सही अंदाजा लगाया था। फ्लैग ऑफ करेज सिर्फ स्पीड बूस्ट नहीं देता, ये नियर बाय एलाइज की डिफेंस और मैक्स एचपी भी बढ़ा देता है। और उसे लगा था कि वो आदमी टैंक कर जाएगा। अब वो आदमी हैरान खड़ा था, अपने चारों ओर गिरे हुए मॉन्स्टर्स को देखकर, बिना समझे कि अभी क्या हुआ। महिला ने उसे छाती में कोहनी मारी और उसकी जेब से कुछ गिरा। वो उठाकर देखा, एक रिंग। बेचारा आदमी प्रपोज करने वाला था, लेकिन सीरियसली, युद्ध के बीच, अपोकलिप्स के बीच। वो महिला पूरी तरह इमोशनल थी और वो आदमी शर्माते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। पीछे खड़ी शिजुया हल्की सी मुस्कान देती है। वहीं नीले रंग का गैरेट ऑडबॉल सबको शुक्रिया कहता है, तुम सबके साथ होने से ही हम जिंदा बाहर निकल पाए। ये देखकर शिजुया सोचता है, शायद ये ह्यूमैनिटी का एंड नहीं है, शायद जीतने का अब भी चांस है। लेकिन उसका ऑप्टिमिज्म सिर्फ 30 मिनट ही टिक पाया, जब एक मैसिव क्रीचर सामने आया जिसका पैर खून से लथपथ था। नेक्स्ट चैप्टर। एक लॉन्ग हेयर्ड आदमी ने साफ इनकार कर दिया, मैं इस सब में हिस्सा नहीं लेने वाला। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं तो बस इसलिए केव में आया था क्योंकि सबको पता था ये जगह सुरक्षित है। सोल्जर्स मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तभी एक काली बालों वाली महिला बोली, हमें यहां से निकलना होगा। ये क्रीचर्स रुकने वाले नहीं, बस वक्त की बात है, जब तक हम सब मर नहीं जाते। शिजुया आगे आया और उसकी बात कंफर्म की। हाँ, वो वापस आएंगे, और इस बार और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर। लॉन्ग हेयर्ड आदमी हंसकर बोला, तो फिर अभी यहीं मर जाए ना सब, क्योंकि वो कभी नहीं रुकने वाले। और बताओ, हम तुम्हारे जैसे पर क्यों भरोसा करें? तुम्हारी पावर्स तो बिल्कुल मॉन्स्टर्स जैसी दिखती हैं। तभी जो गुस्से से चिल्लाया, शट योर माउथ। तुम उस इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर यहीं रहना है तो रहो, मरना है तो किसी स्ट्रे डॉग की तरह मरो। सोल्जर्स ने बीच बचाव किया, सब काल्म हो जाओ। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो हमारे साथ चलें, बाकी यहाँ रुककर बैकअप का इंतजार करें। लॉन्ग हेयर्ड आदमी ने ताना मारा, कोई बाहर नहीं जाएगा। सबने देख लिया है कि बाहर कितना डेंजरस है। लेकिन तभी छोटी सी ब्लॉन्ड लड़की, पूरी क्यूट और टिमिड सी, धीरे से बोली, मैं सोल्जर्स के साथ जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर बाकियों में भी हिम्मत आ गई। सबने तय किया, बाहर जाना अंदर मरने से बेहतर है, क्योंकि मॉन्स्टर्स तो लौटकर आने ही वाले हैं। अब सबको निकलते देख लॉन्ग हेयर्ड आदमी ने भी कहा, ठीक है, मुझे भी जाना होगा, कम से कम इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सबने अपना अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया
कुछ ही मिनट्स लेटर वो लोग फिर से मूव कर रहे थे। रास्ते में हिजू ने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि ये मॉन्स्टर्स रिवाइव होने वाले हैं, जबकि ऐसा तो पहली बार हुआ है। वो कैजुअली जवाब देता है, बस कॉरिलेशन था। लेकिन असल में उसके दिमाग में दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स घूम रहे थे। फर्स्ट, अगर ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स की तरह हैं तो ये भी स्टैट्स गेन करेंगे और नए इक्विपमेंट से और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। सेकंड, और उससे भी खतरनाक, ये इन्फिनिट बार रिवाइव होंगे जब तक वो इन्हें रोकने का तरीका नहीं ढूंढ लेता। लेकिन दूसरी तरफ इन क्रीचर्स को तो बस एक बार इन्हें किल करना है, जैसे प्लेयर को एक बार डंजन क्लियर करना होता है। मतलब सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि इन्हें असली जीत का मौका कभी मिले ही ना। तभी एक सोल्जर बोलता है कि शिजुआ तो काफी काल्म लग रही है, लेकिन ये नॉर्मल तभी होता अगर वो भी सोल्जर होता। असल में तो ट्रेंड सोल्जर्स की भी हालत खराब है। एक ने तो अपने ट्रेम्बलिंग हैंड्स दिखा दिए क्योंकि वो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से कंप्लीटली ड्रेन्ड है। प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है, व्हाई आर यू पुशिंग योरसेल्फ सो हार्ड? वो सोल्जर जवाब देता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। और क्या रीजन चाहिए? शिजुया उसे समझाता है, तुम्हें सबको छोड़ देना चाहिए। सिर्फ उस औरत को लेकर भागोगे तो तुम्हारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल कहीं ज्यादा होंगे, बजाय सबको बचाने की कोशिश करने के। सोल्जर सहमत होता है, लेकिन कहता है, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। अचानक वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां पुराना एम्बलम था और अब उसकी जगह नेशनल क्रेस्ट बना हुआ था। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ अप्रोचिंग है। सोल्जर फिर शीजा से कहता है, अगर बात सिर्फ हम दोनों पर आ गई तो तुम्हें सो टेक द गर्ल एंड रन। ये सुनकर अकीजू पूछता है, और कोताना, वो ब्लॉन्ड गर्ल? तो आदमी समझाता है कि अब वो हमेशा अकीना के साथ रहती है। ऑफिसर होने के बावजूद अकीना जितनी टफ है उतनी ही वो उस छोटी बच्ची के सामने कमजोर पड़ जाती है। असल में अकीना को बचपन में एक इलनेस हुई थी जिसने उसे बच्चों को जन्म देने में असमर्थ बना दिया। और यहीं पर कहानी का इमोशनल टोन पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। लेकिन उसका ये हार्टफेल्ट टॉक अचानक टूट जाता है। कहीं से एक एरो आकर लगता है। शुया सबको केयरफुल रहने के लिए कह ही रहा होता है कि उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। सब मुड़कर देखते हैं और सब फ्रीज हो जाते हैं। वो ब्लॉन्ड गर्ल कोताना, उसके सीने में सीधा तीर लगा होता है। वो जमीन पर गिरती है लाइफलेस। उसके पास खड़ी औरत चीख उठती है, कोताना, और उसे बचाने भागती है। बाकी सब उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात गूंज रही होती है, वो एनिमी आर्चर इतना स्किल्ड था कि उसने कभी टारगेट मिस नहीं किया होगा। मतलब ये शॉट गलती से चाइल्ड को हिट नहीं कर सकता था। इसके पीछे कोई और पर्पस था। गुस्से में भरी सोल्जर वुमन चिल्लाते हुए आर्चर की पीठ पर राउंड फायर करती है, आई एम गोना किल दैट बास्टर्ड हु मर्डर्ड द चाइल्ड। दूसरा आदमी उसे खींचकर रोकने की कोशिश करता है और शिजुया चिल्लाता है, लीव सैबलॉग, भागो। लेकिन उसी पल सबके ऊपर क्रशिंग फोर्स आ जाती है। शिजुया दिमाग में सोचता है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? स्टी गॉलम्स, ये वही क्रीचर्स थे जो कभी इस वर्ल्ड में प्लेयर्स फैक्शन के एलाइज हुआ करते थे। इन थियोरी इनका काम डंजन एंट्रेंसेस पर गार्डियंस की तरह खड़े रहना था ताकि एनिमीज गेट से एस्केप ना कर पाएं। लेकिन अब वो प्लेयर्स के साइड में नहीं रहे। अब ये थिंग्स पूरी तरह उनके एनिमीज बन चुके थे। फिर वो गोलेम अपना पैर उठाता है और नीचे खड़े लोग बस पेस्ट में बदल जाते हैं। एक मॉन्स्टर आगे बढ़कर उन बचे हुए टुकड़ों को अब्सॉर्ब करता है और साथ ही उसे टाइटल मिलता है, कॉन्करर ऑफ द हिडन केव। शिजुया यकीन नहीं कर पाता, ये बास्टर्ड्स तो सच में डंजन रिवॉर्ड्स ले रहे हैं हमें किल करने के बाद। इन मॉन्स्टर्स के लिए इंसान कुछ नहीं, बस नेमलेस क्रीचर्स हैं। शायद वो ये सोचते होंगे कि हमारी हेट्रेड, इमोशंस और बाकी सब फीलिंग्स बस किसी स्क्रिप्टेड गेम डिजाइन से ज्यादा कुछ नहीं। और ठीक उसी सोच के साथ शिजुया एक्टिवेट करता है ऑमनीपोटेंस और ऑमनिशियंस। सिस्टम तुरंत वार्निंग देता है, अब तुम्हें 7 दिन तक 2 प्लेयर्स हंट करेंगे। लेकिन वो एबिलिटीज एक्टिवेट करता ही चला जाता है और अब 4 प्लेयर्स उसके पीछे लगने वाले हैं। उसे डिटेक्ट होता है लूट चारों तरफ बिखरा पड़ा है, साथ ही गार्डियन क्लास के डिफेंसिव स्किल्स भी। इतने में एनिमी आर्चर एक्ट करने ही वाला होता है, लेकिन अगले सेकंड शिजुया एक फायरबॉल हर्ल कर देता है और क्योंकि उसके पास मल्टीपल क्लासेस का गियर है वो मैजिक भी यूज कर सकता है। परिणाम, आर्चर सीधा बीच से फटकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। शुया चीखता है, क्या तुम लोग उन फीलिंग्स को समझ भी सकते हो जो पीछे छूट गए लोगों के पास बचती हैं? वो स्कैन करता रहता है और डिटेक्ट करता है वो 2 क्रश्ड लोगों की मेमोरीज और आइटम्स भी अब्सॉर्ब हो रही हैं। सब कुछ उसके अंदर खींचता जा रहा है। जैसे ही बाकी लोग केव्स से बाहर निकलते हैं, कोई पूछता है, वो चीज आखिर थी क्या? ऑब्वियस था कि वो जायंट गोलेम की तरफ इशारा कर रहा था। तभी शुया के हाथ में वही पुरानी रिंग आ जाती है। वो कहता है, मैं अकीना और तकुदो की विल को आगे ले जाऊंगा। जो मिशन उनका था अब मैं पूरा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो गोलेम की अटैक पैटर्न ऑब्जर्व करता है, उसे दिखता है मॉन्स्टर लेवल 40 है और उस पर 50% डैमेज रिडक्शन एक्टिव है। उसकी इंटेलिजेंस लो है जब वो वायलेंट होता है, लेकिन डायरेक्ट चार्ज करना मतलब सीधा सुइसाइड। शिजुया उसके एक मैसिव अटैक को साइड स्टेप करता है और एक्टिवेट करता है रैपिड फायर। एक बैरियर उसकी फेस पर अनलोड कर देता है, लेकिन जब स्मोक क्लियर होती है वो क्रीचर बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा होता है और अचानक वो एक लेजर ब्लास्ट उसकी तरफ फेंक देता है। शिजुया फिर से डॉज करता है, लेकिन गोलेम लगातार
नॉनस्टॉप अटैक्स अनलीश कर रहा है। हर जगह केओस फैला हुआ है क्योंकि शिजुया ने पहले एनिमी प्लेयर्स को किल किया था। अब वो समन कर पाता है एक शील्ड, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शील्ड एक ही झटके में शैटर हो जाता है और शिजुया जमीन पर दूर तक उछल कर गिरता है। इशीज चिल्लाता है, बी केयरफुल, और खुद सोचता है इवैक्यूएशन इतना लंबा क्यों हो रहा है। इधर हालत और खराब हो जाती है। वो गोले में एक मैसिव क्रशिंग ब्लो चार्ज कर रहा होता है। शिजुया के पास ना हील करने का टाइम है ना डॉज करने का। तभी इशीज आगे बढ़ता है, चिल्लाता है, सब पीछे हट जाओ, लेकिन वो ठोकर खाकर सीधा गिर पड़ता है और उसी पल गोलेम अटैक करने के बजाय अचानक रुक जाता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। शिजुया हैरान, वाई, ये मॉन्स्टर्स तो नॉर्मली सिर्फ प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर ये। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। वो खुद को हील करता है और बुदबुदाता है, मुझे आउटयूज को प्रोटेक्ट करना ही होगा। वो लीप मारकर गोलेम के हाथ पर चढ़ता है और उसकी बाह पर चढ़ाई शुरू करता है। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स मस्ट हैव अ वीकनेस। उसकी पीठ तक पहुंचकर शिजुया सीधा उसकी स्पाइन के बीचों बीच स्ट्राइक करता है। गोलम गुस्से में अपना विशाल हाथ उसकी तरफ घुमाता है, लेकिन शिजुया रोल मारकर बच निकलता है और एक स्टेप आगे बढ़ता है। अचानक व्हाट इज दैट, हर तरफ से लाइट बर्स्ट होने लगता है और गोलेम पूरी तरह बर्जर्क हो जाता है। एक पल के लिए लगता है शिजुया ने उसे एक्सप्लोड कर दिया है, लेकिन नहीं, ये तो एक स्किल थी जो दूर से पूरे जंगल में स्वीप कर रही थी। और सच में दूर कहीं एक नाइट खड़ा सब अनफोल्ड होते देख रहा होता है। लेकिन क्या हमें आगे पता चलता है क्या होगा? नोप। सीन अचानक कट होता है। अब एक हेलीकॉप्टर में कोई रिपोर्ट कर रहा है, 72 आवर्स हो चुके हैं सिंस द शैडो इन्वेजन बिगैन। जमीन पर एक सोल्जर किसी क्रीचर पर पैर रखकर कहता है, इट्स ऑलरेडी डेड। दूसरा अपना चेहरा ढकते हुए बोलता है, शायद ये एनिमी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। लेकिन तभी एक लड़की जिसके हाथ में मैसिव हैमर है कहती है, इम्पॉसिबल, कोई भी इन मॉन्स्टर्स को इतनी हार्ड पुश नहीं कर सकता सिवाय उन दो के। वो ग्रीन हेयर्ड मैन कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक पीछे मुड़कर रुक जाता है। उसने प्रेजेंस महसूस किया। एक टावरिंग नाइट उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस औरत की आंखों में चमक आ जाती है। इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू सी एन एलीट मॉन्स्टर, ही लुक्स स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली गुड एंटरटेनमेंट। उसका साथी उस क्रीचर से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी। लेकिन जब सत्सुकी एक्साइटेड हो जाती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है और सच में शी इज ऑलरेडी। सत्सुकी लीप मारते हुए अपनी एक्स का जोरदार स्विंग करती है। ठीक उसी वक्त एक एरो फायर होता है। मॉन्स्टर तुरंत रिएक्ट करता है और अगले ही पल सत्सुकी जमीन पर गिर चुकी होती है। उसका कंपेनियन शॉक्ड खड़ा है क्योंकि मॉन्स्टर की ब्लेड उसकी गर्दन पर टिकी हुई है। वो बस हक्का बक्का रह जाता है। ये तो उन सब मॉन्स्टर्स से बिल्कुल अलग है जिनके साथ हमने लड़ाई की है। लेकिन तभी क्रीचर कुछ नोटिस करता है और अपनी नजरें सिटी की तरफ घुमा देता है। वहां से एक मैसिव एक्सप्लोजन उठ रहा था। सत्सुकी गुस्से में चिल्लाती है, स्टॉप, लेकिन मॉन्स्टर उसे अंडर एस्टिमेट करता है और फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है। उसका दोस्त बस बुदबुदाता है, शायद इसे अब एक और इंटरेस्टिंग टारगेट मिल गया है। इधर सीन कट होता है। प्रोटैगनिस्ट अचानक अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो एक बच्चे के कमरे जैसा लगने वाली जगह पर है। टेडी बेयर्स, शेल्व्स, क्यूट सा माहौल, सब कोजी दिख रहा है। वो उठकर चारों तरफ देखता है, कंफ्यूज्ड, लेकिन फिर उसे एहसास होता है उसका हाथ पूरा का पूरा मेटल है। वो सोचता है, क्या ओमनीपोटेंस ने मेरी बॉडी को फिर से रिबिल्ड किया? शायद गोलेम की एबिलिटीज से स्टेटस विंडो खोलते ही शॉक। हाँ, उसे सच में गोलेम के कुछ स्किल्स मिल चुके हैं। उनमें से एक एबिलिटी ये थी, नियर बाय कोई मरता है तो रिवेंज स्टेट में एंट्री, और उससे उसे ज्यादा पावर मिलती है। वो तुरंत उठ खड़ा होता है। सबसे जरूरी है ये समझना कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे। तभी हवा में एक फूड की खुशबू ड्रिफ्ट होती है। साथ ही एक इतनी ऑफ की सिंगिंग वॉइस आती है कि उसका मन करता है कान बंद कर ले। वो देखता है एक अजीब सी लड़की किचन में बस एक ही चीज बना रही है, एग्स। वो चीयरफुल होकर कहती है, ज़ारा वेट करो, ब्रेकफास्ट अभी रेडी हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है, ये पीसफुल लाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही है? बस खिड़की खोलकर देखो तो पूरा वर्ल्ड बाहर डिस्ट्रक्शन में डूबा पड़ा है। उसके अंदाज से लग रहा था शायद ये लड़की उसी मॉन्स्टर वर्ल्ड की प्लेयर है, क्योंकि जब वो उसके सामने गिरी थी अर्लियर तो उसके ऊपर एक ग्रीन एलाई मार्कर ग्लोइंग था। थोड़ी देर बाद वो टोस्ट लेकर आती है। वो टेस्ट करता है और कहता है, डिलिशियस, लेकिन अगले ही पल मुंह फेर लेता है, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगा। लड़की हंसकर कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये डिस्गस्टिंग है, मुझे खुद पसंद नहीं आया। फिर कैजुअली जोड़ती है, लकीली मैंने इतने कप नूडल्स स्टॉक कर रखे हैं कि एक हफ्ते तक सरवाइव कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, मैं यहाँ आया कैसे? वो लड़की जैसे ऑब्वियस सी बात कह रही हो, हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, इट्स ऑब्वियस। लड़की कैजुअली बताती है, जब टर्म पास आउट हो गए थे तो मुझे एक कार्ट लानी पड़ी, तुम्हें खींचते हुए ऊपर सीढ़ियों तक ले जाना पड़ा और फिर घर लाना पड़ा। शुया आखिरकार ऑब्वियस बोलता है, तुम्हारे बारे में कुछ ऑफ लग रहा है। मैं तुम्हारे बॉडी से एंग्जाइटी का एक भी ग्रेन फील नहीं कर पा रहा, जैसे कि तुम्हें मरने की चिंता जरा भी नहीं है। लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ एडमिट करती है, हाँ, क्योंकि मैंने कोशिश कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों मॉन्स्टर्स मुझे अटैक ही नहीं करते। वो आगे बताती है, आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, हर कोई मारा गया और अब्सॉर्ब कर लिया गया, फिर भी मैं उनके लिए इनविजिबल थी। मैंने तो एक रॉक भी फेंका अटेंशन लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। शुया गेस करता है, शायद ये कोई स्पेशल पावर है, कुछ वैसा ही जैसा मेरे हाथ में है। वो पूछता है, क्या तुम्हें कोई फ्लोटिंग स्टेटस विंडो दिखती है? लड़की तुरंत बोलती है, नो। अचानक
अचानक शुया डिसाइड करता है सब रिवील करने का। वो अपने वेपन्स ड्रॉ करता है और समझाता है कि उसकी पावर्स किसी गेम से जुड़ी हुई हैं, एज्योर लैंड। वो जल्दी से उसे गेम की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है। लड़की बस ब्लैंक चेहरा बनाकर कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर हंसते हुए जोड़ती है मेरा एबिलिटी अमेजिंग है क्योंकि इससे मेरे मरने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। शुया उसका जवाब इग्नोर करता है और सोचने लगता है असली प्रॉब्लम पर ह्यूमैनिटी के पास सर्वाइव करने का लगभग कोई चांस नहीं है। वो कहता है मुझे रिंग आई सिटी और फिर काइजू जाना होगा, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एलाइज हैं जिनकी सेफ्टी जरूरी है। लड़की उसे देखती है और कैजुअली बोलती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शुया गंभीर होकर जवाब देता है बेटर होगा तुम अकेली रहो, तुम्हारे सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होंगे अगर मेरे साथ नहीं आई। लेकिन लड़की टेबल पर ही कोलैप्स होकर कहती है यस मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता मैं एक्चुअली चाहती क्या हूँ। वैसे भी मैं वो इंसान नहीं लगती जो इतनी इजीली मर जाएगी। इसी टेंशन भरे माहौल में अचानक दरवाजे से अजीब सी आवाज आती है, जैसे बाहर कोई लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फाइट के लिए रेडी होने के बजाय वो एयरहेड लड़की बेडरूम की तरफ भाग जाती है, जैसे हाइड एंड सीक खेलने जा रही हो। उधर शिजुया कामली दूध उठाता है और अपने हाथ पर बैंडेज लपेटने लगता है। शिजुया अपना आर्म बैंडेज करता है और डोर खोलने जाता है। बाहर 3 लोग खड़े थे। वो कामली पूछता है तुम लोग कौन हो? कैप पहने हुए आदमी झिझकते हुए बोलता है सॉरी हमें नहीं पता था अंदर कोई है। शिजुया हल्की मुस्कान के साथ कहता है इट्स फाइन, मुझे समझ आ रहा है तुम लोग बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसकी नजर साफ देख लेती है, वो आदमी अपने पीछे एक छोटा वेपन छुपा रहा है। तभी ब्लॉन्ड आगे आता है। हम मॉन्स्टर्स से भागते भागते थक गए थे, आखिरकार कोई मिला, हमें हेल्प चाहिए। बाहर बारिश हो रही है और हर तरफ क्रीचर्स फैले हुए हैं। शिजुया कॉन्फिडेंट टोन में कहता है हेजिटेट मत करो, मेक योरसेल्फ एट होम। वो पूछते हैं क्या हम अंदर आ सकते हैं? शिजुया सिर हिलाता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। बेडरूम के अंदर से इकीजू सुनती है कि उनमें से एक कह रहा है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। शिजुया ड्रिंक्स सर्व करता है। तभी ब्लॉन्ड उसकी आर्म देखकर कमेंट करता है तुम्हारा हाथ। शिजुया कैजुअली एक्सप्लेन करता है हाँ मैं मॉन्स्टर से भागते भागते गिर पड़ा था, काफी रफ शेप में हूँ, खासकर ऐसे वर्ल्ड में। कैप वाला आदमी ताना मारता है अलोन रहना टफ होगा, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे सप्लाईज हैं। शुया हल्की हंसी के साथ जवाब देता है मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता हूँ, कभी नहीं सोचा था कि इतना इंस्टेंट रामेन खरीदना मेरे काम आ जाएगा। फिर वो कामली पूछता है तो तुम्हारा प्लान क्या है इस क्रेजी वर्ल्ड में? कैप वाला जवाब देता है हम एक सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, सप्लाईज से भरी हुई, बिल्कुल तुम्हारे घर जैसी। शिजुया हल्के से कहता है अनफॉर्चुनेटली इतने छोटे रूम में 4 लोग रहना बहुत क्रैम्प्ड होगा। कैप वाला तुरंत अग्री करता है और मुस्कुराते हुए जोड़ता है हाँ अगर एक आदमी कम हो तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। शुया का आर्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सामने का स्टील पीस ऐसे फटता है जैसे वो कागज हो। दूसरा आदमी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुया का एक स्विफ्ट किक उसे दूर उड़ा देता है। तीसरा आदमी पीछे से हमला करने आता है, लेकिन उसकी गर्दन पर सीधा ब्लेड लग जाता है। वो गास्पिंग करते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। ब्लॉन्ड बास्टर्ड तो हिम्मत करके पूछ भी लेता है क्या तुमने हमें अंदर बुलाया सिर्फ एम्बुश के लिए? शिजुया ठंडे लहजे में जवाब देता है नहीं बस तुम्हारी बदकिस्मती है क्योंकि अब मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ। वो आदमी के असली ड्यूअल वेपन को क्रश कर देता है और जोड़ता है दुर्भाग्य से अब तुम्हें इस जगह घुसने की कीमत चुकानी पड़ेगी। शिजुया जैसे ही उन इंट्रूडर्स को खत्म करने वाला होता है, अचानक पीछे से एक आवाज आती है रुको। वो पलट कर देखता है और उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं। ये कोई असली खतरा नहीं था, लेकिन अब चिजू की गर्दन पर सीधा नाइफ टिक चुका है। दूसरा हमलावर कोल्ड टोन में चेतावनी देता है अगर तुमने हिला भी तो वो मर जाएगी। शिजुया अंदर ही अंदर रियलाइज करता है वो बेवकूफ था ये सोचकर कि चिजू सेफ है, सिर्फ इसलिए कि मॉन्स्टर्स उस पर अटैक नहीं करते, क्योंकि इस टूटती दुनिया में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर ह्यूमन ही है। शिजुया का ऑरा हैवी किलिंग इंटेंट से भर जाता है। वो औरत जो चिजू को पकड़े हुए थी बुरी तरह कांप रही थी। असल में वो लोग यहाँ आए थे सिर्फ कुछ वैल्यूएबल सामान खोजने, कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि किसी ट्रांसफॉर्म्ड आर्म वाले डेविल से टकरा जाएंगे। शिजुया तुरंत काल्म एक्टिंग करता है ठीक है चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, हॉस्टेज के बदले हॉस्टेज। लेकिन उनमें से एक कोल्डली हंसते हुए कहता है नहीं हम गर्ल को ले जा रहे हैं और साथ में 3 बॉक्सेस सप्लाईज के। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक उसके सीने के आर पार कुछ चीर देता है। खून फाउंटेन की तरह फूटता है और वो वहीं कोलैप्स हो जाती है। शिजुया तुरंत इशिजो को अपनी ओर खींचकर कहता है गेट बैक। पहली नजर में लग रहा था जैसे ये शिजुया का कैलकुलेटेड -200 IQ मूव था, लेकिन नहीं, असल में ये स्ट्राइक लेवल 41 नोबल का था और उस औरत का शरीर लिटरली स्लाइस होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। एज्योर लैंड के रूल के हिसाब से जब भी कोई मॉन्स्टर क्रीचर या किसी भी एंटिटी को किल किया जाता है तो वो अपने आइटम्स ड्रॉप करता है और एंटर करता है हेट्रेड स्टेट में। इस मोड में वो हर खोई हुई चीज रिगेन करके बदला लेने आता है। तो क्या ये क्रीचर वो गोलेम है और ये यहाँ क्या कर रहा है? शिजुया इशिजो को पीछे हटने को कहता है। भले ही वो सपोजिडली इमॉर्टल हो, तभी सामने का ब्लॉन्ड आदमी जेली में बदल चुका है और अब वो नाइट लाइक क्रीचर सीधा शिजुया पर चार्ज कर रहा है। मैं ऑनेस्टली सोच रहा था शिजुया कोई स्विफ्ट डॉज करेगा या इंस्टेंट काउंटर मूव, लेकिन इंस्टेड वो शील्ड उठा लेता है। नेक्स्ट मोमेंट बैम, उसका पूरा शरीर ब्लास्ट होकर बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। शिजुया मिडेयर ही देखता है कि क्रीचर ऑलरेडी उसका पीछा करते हुए दूसरी
दूसरा अटैक लॉन्च कर चुका है। वो तुरंत क्विक मना एक्टिवेट करके हाथ में वेपन बनाता है और कुछ शॉट्स फायर करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इजीली डॉज कर लेता है। शिजुया जमीन पर क्रैश होकर स्लाइड करता है, लेकिन क्रीचर पीछे से ही आ रहा होता है। वो तुरंत बिल्डिंग की ओर भागता है और ऊपर की तरफ स्टेयर्स चढ़ जाता है। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर वो फाइनली रुकता है, कम से कम थोड़ा हील करने के लिए, क्योंकि उस क्रीचर का एक सिंगल ब्लॉक ही उसे इतना भारी डैमेज दे चुका था जितना उसने सोचा भी नहीं था। सेकंड फ्लोर पर खड़ा शिजुया लगातार फ्यूज कर रहा था। आइटम्स, स्किल्स, जो कुछ भी उसने अब तक कलेक्ट किया था, सब कंबाइन करने की कोशिश। लेकिन सच ये है कि वो अभी भी एलीट लेवल मॉन्स्टर का सामना सीधा करने के लिए रेडी नहीं था। मॉन्स्टर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। उसका पूरा बॉडी भारी ऑरा से लिपटा हुआ था। शिजुया फिर से वेपन एक्टिवेट करके शॉट्स फायर करता है, लेकिन वो क्रीचर मानो इन बुलेट्स को इग्नोर ही कर रहा हो। स्टेडी पेस से वो ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। तभी शिजुया का एक प्रिसाइज शॉट जाता है। मॉन्स्टर उसे ब्लॉक करने को मूव करता है और उसी पल शिजुया अचानक उसकी पीछे अपीयर होकर क्लीन हिट मार देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर पर कोई असर तक नहीं। शिजुया काउंटर अटैक में ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन लकीली उसकी इवेड और एस्केप स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो तुरंत पीछे हटकर रिट्रीट करता है, फायरिंग जारी रखते हुए। अब शिजुया एक्सप्लॉइट करने लगता है गेम लॉजिक को। मैप्स 2B लॉजिक से बने हैं, मतलब अगर वो अपर फ्लोर पर है तो मॉन्स्टर को कभी 100% कंफर्म नहीं होगा कि टारगेट ऊपर है या नीचे। बस इतना पता चलता है कि आसपास है। मॉन्स्टर चढ़ता चला जाता है और तभी उसका पैर डायरेक्टली एक गैसलिन के पडल पर पड़ता है। शिजुया फिर से अपीयर होता है और फायरबॉल, बूम, 3 पूरे फ्लोर्स आग की लपटों में बदल जाते हैं। एक्सप्लोजन्स गूंजते हैं। शिजुया लगातार शूटिंग करता रहता है, लेकिन शॉक की बात यह थी कि इतना सब होने के बाद भी मॉन्स्टर काल्मली, स्लोली, स्ट्रेट आगे बढ़ता रहा, क्योंकि बाहर उसका पार्टनर उसे हील कर रहा था। हर चोट, हर बर्न इंस्टेंटली रिकवर हो रही थी। शिजुया स्टेयरवेल में ऊपर चढ़ता जाता है, शूटिंग कंटिन्यू करते हुए। गुड थिंग ये थी कि वो क्रीचर स्लो था, लिटरली लाइक अ टर्टल। उसे याद आता है उस दिन जब उसने ट्रेन फाइट सरवाइव की थी, वो प्योर लक था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एनिमी की स्किल्स ऑलरेडी पता थी। लेकिन इस बार उसने खुद को ओवर एस्टिमेट कर दिया था। सोच लिया था कि वो ऐसे मॉन्स्टर को सीधे फेस कर सकता है। तभी आसमान में चमकती हुई बिजली उसकी नजर में पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शिजुया तुरंत एक दरवाजे की ओर भागता है। इधर बाहर इशिजो हाथ में छोटी सी नाइफ पकड़े खड़ी थी, मानो वो भी कुछ हेल्प कर सकती हो। लेकिन अंदर से आती दहाड़ और धमाकों की आवाजें सुनकर उसे साफ पता था कि शिजुया वहीं फाइट कर रहा है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक अजीब क्रीचर पर पड़ती है, जिसके पूरे शरीर से हरी एनर्जी निकल रही थी। इशिजो गेस करती है शायद यही क्रीचर किसी तरह से फाइट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन अब सवाल था वो कर क्या सकती है। अचानक उसकी नजर एक पार्क्ड कार पर पड़ती है। वो बिना सोचे दौड़ती है, सीधे कार में जंप करती है, स्टीयरिंग व्हील पकड़कर टाइटली ग्रिप करती है, गियर शिफ्ट करती है, नजरें फिक्स कर लेती है टारगेट पर और एकदम फ्लोर करती है एक्सेलरेटर, क्योंकि वो जानती थी ये छोटा क्रीचर भी टेक्निकली एक मॉन्स्टर है। प्लेयर सिद्धांत रूप से अब दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाने वाला था। उधर रूफटॉप पर शुया डटकर खड़ा था, बॉस का इंतजार करते हुए। बॉस अब और भी बड़ा बफ लेकर सामने आया। शुया ने गहरी सांस ली और कहा, दुर्भाग्य से मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। बॉस ने हमला किया। शुया ने उसे आगे बुलाते हुए कहा, आई एम रेडी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई और भी उस मॉन्स्टर पर और उस पर निशाना साध रहा हो। डैम, ये एक और क्रीचर था जो बो खींचकर निशाना लगा रहा था। तभी अचानक एक और प्लेयर सामने आई, सत्सुकी। वो चिल्लाई, हु द हेल डू यू थिंक यू आर एमिंग एट, और अपना वेपन उसके सिर पर जोर से दे मारा। बो उड़कर दूर गिर पड़ा, लेकिन क्रीचर अभी भी पूरी तरह ठीक था। ये मॉन्स्टर्स बेहिसाब डैमेज सह सकते हैं। सत्सुकी ने उसे ड्यूल के लिए ललकारा, अगर तुम पहली चोट झेल सकते हो तो दूसरी भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन मॉन्स्टर ने डॉज किया और बिल्डिंग से कूद गया। उसने ग्रैपलिंग हुक्स चलाकर दूसरी बिल्डिंग की ओर झूला मारा, बिल्कुल बैटमैन जैसा एस्केप। सत्सुकी ने गुस्से में गाली दी और कहा कि उसमें लड़ने की भावना ही नहीं है। फिर वो शिकायत करती है कि उसे जलन हो रही है, क्योंकि दूसरी बिल्डिंग पर चल रही लड़ाई उससे कहीं ज्यादा कूल है। वहाँ की लड़ाई सच में एकतरफा थी। शिजुया बस लगातार डॉज कर रहा था और कभी कभार हमला करने की कोशिश। ओ, जल्दी बोल दिया। उसने आखिरकार एक स्टैब मार दिया, लेकिन जाहिर है वो तुरंत हील हो गया। ये सब एक ओवरपावर्ड स्किल की वजह से था, सेंट्स ब्रेथ। ये जादू कास्टर और टारगेट के बीच एक कनेक्शन बना देता है, और जब तक वो लिंक टूटा नहीं जाता मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन है। बिना आराम दिए मॉन्स्टर फिर से हमला करता है। शुया जानता था कि जब तक हीलर जिंदा है जीतना असंभव है, लेकिन जैसे ही क्रीचर डाउनवर्ड स्ट्राइक करने वाला था शुया ने देखा कि कनेक्शन टूट चुका है। उसने नीचे नजर डाली, प्रीस्ट बेहोश पड़ा था। किसी ने उसे कार से टक्कर मार दी थी। वो थी चिजू, जो सिर खुजला रही थी मॉन्स्टर को पूरी तरह गड़बड़ा देने के बाद। और सबसे मजेदार बात, उसे एहसास हुआ कि क्रीचर का उस पर हमला करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अगर ऐसा है तो वो दोबारा गैस दबाएगी। लेकिन तभी अचानक एक एरो उसके पास से सरसराता हुआ गुजर गया। एरो सीधे मॉन्स्टर की चेस्ट में धंस जाता है। जब वो पलट कर देखती है तो पता चलता है कि वही पुराना हंटर है। वो हैरान था कि एक सिविलियन ने लड़ाई करने की हिम्मत दिखाई। फिर भी उसने उसे चेतावनी दी, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो वरना जान से हाथ धो बैठेगी। इस बीच टॉप फ्लोर पर प्रोटैगनिस्ट पीछे हटता है, एक और अटैक को
डॉज करता है, लेकिन मॉन्स्टर रुकता नहीं। वो फिर से छलांग लगाकर अटैक करता है, फोर्सिंग हिम फॉरवर्ड ताकि वो लायन स्ट्राइक से बच सके। ये ओपोनेंट बेवकूफ नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट वही पुराना मूव दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे स्पाइन पर क्रशिंग स्टॉम्प पड़ता है। वो लड़खड़ा कर गिरता है और लगभग रूफटॉप से नीचे गिर ही जाता है। भले ही उसे पता था कि ये क्रीचर्स कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, फिर भी ये देखकर शॉक होता है। गेम की तरह जहाँ कुछ बदलता नहीं, यहाँ जितना देर इंसान इनको खत्म करने में लगाता है, उतना ही मुश्किल इन्हें हराना हो जाता है। मॉन्स्टर एक और अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिजुया कहता है कि उसे पता है जीतने का एक चांस है। तभी अचानक बिजली लाइटनिंग सीधे बिल्डिंग की छत पर गिरती है, क्रीचर पर सीधा स्ट्राइक करती है और उसे धुआं छोड़ता हुआ जला देती है। वो नोबल पैरालाइज्ड हो जाता है और मौत के कगार पर। उसकी तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिरती है और वो सीधा एस्फॉल्ट पर मुंह के बल गिर जाता है। शिजुया ठंडे लहजे में कहता है, अफसोस, क्रीचर को स्टेजेस के रूल्स का पता ही नहीं था। इस बार वो हारा, दुनिया के रूल्स की वजह से, रूल्स जिन्हें वो जानता ही नहीं था। क्या उसने कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की या अपनी स्पेशल गेम एबिलिटी? नहीं, ये सब प्योर साइंस था। सिटी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर मौजूद मेटल ने बिजली को अट्रैक्ट किया। वो आगे बढ़ते हुए मानता है, ये कोई जीनियस प्लान नहीं था, मैं बस लकी था। दुश्मन मेटल से बना था, बिल्डिंग सबसे ऊंची थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, लेकिन यही तो एक प्लेयर की जिंदगी है। रिस्क उठाओ और रिवॉर्ड हासिल करो। वो तलवार उठाकर दुश्मन की रिब्स के आर पार घोंप देता है। लेवल 41 नोबल मारा जाता है, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स के उलट इसका शरीर अजीब तरह से गायब नहीं होता। सीन कट होता है। कोई कह रहा है, क्या ये काफी नहीं है? पास ही दरारें, क्रैक्स बनने लगती हैं। वो कहती है, अगर इंसानों को मारने का इतना ही शौक है तो छिप क्यों रहे हो, बाहर आओ। अचानक दीवार जोरदार धमाके से फट जाती है और वहाँ खड़ी है सात्सुकी अपने शिकार की तलाश में। सात्सुकी अपने टारगेट के पीछे भागते हुए चिल्लाती है, भागना बंद करो। लेकिन तभी एक एरो सीधा उसके चेहरे की ओर आता है और वो किसी तरह उसे डॉज कर पाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, ट्रैप लगाना बंद करो। आर्चर पहले ही पीछे हट रहा था अपनी अगली चाल सेट करते हुए। तभी उसे ग्रीन हेयर्ड आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि जिस क्रीचर के साथ वो था वो अचानक रिट्रीट कर रहा है, जैसे उसे कोई ऑर्डर मिला हो। इसके अलावा उनके लीडर ने उसे सभी को रीग्रुप करने का आदेश दिया है। वो उस क्रीचर को मारना चाहता था, लेकिन ऑर्डर्स एब्सोल्यूट होते हैं। इचिहा नोटिस करता है कि ये लोग किसी तरह की स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये श्वेर की पावर से बिल्कुल अलग लग रही है। उनकी बातों से लगता है जैसे इनके पास कोई टीम या ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि प्रोटैगनिस्ट कैसा है। वो बिल्डिंग के एंट्रेंस की ओर बढ़ती है और तभी एक अजीब सा लाल पक्षी रेड बर्ड उसे देख रहा होता है। अगला चैप्टर शुरू होता है एक अपडेट से। शैडो इन्वेजन शुरू हुए 102 घंटे हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पहले ही बता दिया गया है कि वो सबको नहीं बचा पाएंगे। एक सोल्जर ऊपर किसी बिल्डिंग पर मूवमेंट देखता है और करीब जाता है। हेलीकॉप्टर लैंड करता है। वहाँ वही है, हमारा लड़का और उसका एग्जॉस्टेड साथी। इश्यू एनर्जी से भरकर आगे आता है, लेकिन सोल्जर कहता है कि ये वो आदमी और औरत नहीं है जिन्हें वो ढूंढ रहा था। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे पता है वो किसके बारे में पूछ रहा है, ओकामोटो ताकुटो और कुमोटो एना। मैं आगे के पन्ने तेजी से देखता हूँ ये समझने के लिए कि मामला क्या है, लेकिन शायद ये आगे रिवील होगा। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि वो दोनों कुछ रेफ्यूजीज को बचाने गए हैं और उसी के साथ लड़े थे। उसे ये जानकारी रेडियो मैसेज के जरिए मिली थी। पायलट सिर हिलाकर कहता है कि कल से अब तक एक भी अच्छी खबर नहीं आई है। उन्हें इन दोनों को जल्द ही किसी सेफ जगह उतारना होगा, क्योंकि पास में उनका मिशन पेंडिंग है। शुया पूछता है, कौन सा मिशन? आदमी जवाब देता है, ये क्लासिफाइड नहीं है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और जैसा कि शुया को पहले से शक था, ये मिशन सिटी से जुड़ा हुआ है। कऊ फ्रंट लाइंस पर था, वॉर अगेंस्ट द शैडोज में। शुजुया को अजीब लगा कि ये आदमी मॉन्स्टर्स को शैडोज कह रहा है, ठीक वही नाम जो उसके सिस्टम में दर्ज है। मतलब शायद किसी और के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है। शुजुया तुरंत कहता है, मुझे भी काइजू ले चलो। आदमी चेतावनी देता है, वहाँ जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन शिजुया उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहता है, मैं मदद कर सकता हूँ। आदमी मान जाता है, लेकिन पूछता है, तुम वहाँ जाकर करने क्या वाले हो? शुया समझाता है, वहाँ मेरे कुछ जरूरी दोस्त हैं जिन्हें मुझे रेस्क्यू करना है, और हाँ, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। आदमी ने हामी भर दी। ठीक है। कुछ देर बाद इचिजू पूछती है, क्या वो दोस्त इतने इम्पोर्टेंट हैं कि तुम अपनी जान फ्रंट लाइंस पर दांव पर लगा रहे हो? जरूर कोई लड़की होगी। वो मान जाता है, हाँ है, वो काइजू में रहती है और शायद बाकी दोस्त भी वहीं चले गए होंगे। इशिज हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे जेलसी हो रही है, काश मेरे भी उतने दोस्त होते जितने तुम्हारे हैं। फिर धीरे से जोड़ती है, नींद आ रही है, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर सो सकती हूँ? शुया आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम करता है, लेकिन अचानक झटके से जाग जाता है। पायलट चेतावनी देता है, हम डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन हम एनिमी फायर में हैं। शूजा खिड़की से बाहर देखता है। मिसाइल्स शहर पर हर दिशा से बरस रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे जमीन पर सोल्जर्स और टैंक्स की स्क्वाड लगातार फायरिंग कर रही थी। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल प्रकट हुआ और वो नीचे से भेद दिए गए। शूजा ने रूफटॉप्स पर मॉन्स्टर्स को देखा, प्लेयर्स की तरह पोजीशन लेकर लड़ते हुए। मिसाइल्स लॉन्च होती हैं, बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है
और टारगेट एलिमिनेशन कंफर्म। लेकिन तभी एक विशाल ड्रैगन मानो सीधे यूआईओ से निकला हो हेलीकॉप्टर पर हमला करता है। एक भयानक एक्सप्लोजन, सीन कट होता है। एक विशाल हाथ चेस बोर्ड पर एक पीस उठाता है और दूसरे को कैप्चर कर लेता है, फिर रुक को मूव करता है। उसी वक्त शहर में एक टाइटनाइज्ड जायंट दहाड़ते हुए दौड़ रहा है, रास्ते में सब कुछ कुचलता हुआ। ये सब देखते हुए शिजुया कहता है, यहाँ आने की एक और वजह है, कुछ ऐसा जो मैंने एज्योर में किसी को नहीं बताया। यही वो शहर है जहाँ पहला फोर्ट्रेस था। प्लेयर्स का अगला टारगेट वही जगह थी जहाँ पहला फोर्ट्रेस था। मेन बैटल होने वाली थी उस महान टावर पर। हेलीकॉप्टर्स चिथड़े चिथड़े हो रहे थे, लेकिन एक सोल्जर चिल्लाया, ह्यूमंस को कम मत आंखो, हमारे पास हैवी वेपनरी है। वो लगातार फायरिंग करता रहा, लेकिन हर गोली टारगेट से चूक रही थी। गुस्से में बोला, टारगेटिंग रेडर काम नहीं कर रहा। शिजुया ने तुरंत कहा, दुश्मन ने कोई बैरियर लगाया होगा, अब मैन्युअली एम करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से इंसानों के वेपन्स भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हैं। जरा सी इंटरफेरेंस उन्हें पूरी तरह बेकार बना देती है। फौरन वो इचिगो को पुकारता है, समझाने का समय नहीं है, बस सीटी विसल बजाओ। मुझे यकीन नहीं कि यही सही ट्रांसलेशन था या टेक्स्ट गलत था, लेकिन जैसे ही वो कहती है समझ गई, उसे हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया जाता है। शिजुया साइड में देखता है, ड्रैगन सीधा उसे निगलने के लिए झपट रहा था। वो नाइफ निकालता है और सीधा उसके मुंह के अंदर चार्ज कर देता है। फिर भी वो मुड़कर डरे हुए पायलट से चिल्लाता है, यहाँ से निकल जाओ। तभी वो दोबारा एक्टिवेट करता है फ्लैग ऑफ करेज स्किल, लेकिन इस बार उसका असर कुछ और ही था। अब वो लिटरली उड़ रहा था। आसमान में बैटल एक फुल ऑन क्लैश बन चुका था, ड्रैगन वर्सेस मिसाइल्स। लेकिन शिजुया एक मौके पर ड्रैगन की पीठ पर सीधा लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है। उसे पता था कि अकेले बैटल का टाइड बदलना नामुमकिन होगा, लेकिन उसे किसी भी तरह जमीन तक पहुंचना था। हाँ, वो इतना आसान नहीं था। ड्रैगन की टेल हवा में उसे पटक देती है और तभी 4-5 और ड्रैगन्स ने उसे घेर लिया। कुछ ही पलों में वो हर तरफ से दांतों से नोचा जाने लगा। उसकी आंखें अंधेरी पड़ रही थीं, वो बेहोश होने ही वाला था। शुक्र है कि उसने किसी तरह एक हिट लगाया और खुद को छुड़ा लिया। अचानक शिजू ऊपर से एक ड्रैगन पर सवार होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो दहाड़ता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो शांत लहजे में मुस्कुराती है, स्पष्ट है मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था, जब मैं विसल बजाती हूँ ये क्रीचर्स मेरी मदद करते हैं। सच कहूँ तो जब उसने दावा किया था कि उसकी एबिलिटी उससे बेहतर है, शिजुया को शक था, लेकिन अब उसे मानना पड़ा ये एबिलिटी हद से ज्यादा ओवरपावर्ड है। हालांकि वो साफ करता है, प्रॉब्लम ये थी कि ये बीस्ट उसे एलाई मान ही नहीं रहा था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि वो नहीं मरेगी, क्योंकि गेम में ग्रिफिन्स और ड्रैगन्स के पास एक स्किल होती है, विजडम बॉन्ड। अगर कोई प्लेयर गिरता है तो ये क्रीचर्स हमेशा उसे पकड़ने के लिए रश करते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये वाला ड्रैगन तो जानबूझकर इमारत की तरफ गिर रहा था, शायद शुया को अपने साथ खत्म करने के लिए। शुया ने तुरंत तलवार निकाल ली, रेडी टू स्ट्राइक, लेकिन शिजू ने रोक दिया। रुको, वो ड्रैगन से बोलती है, डरो मत, जिस इंसान ने मेरी जान बचाई है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये देखते हुए शिजुया को याद आता है, गेम में मॉन्स्टर्स तो बस एक्सपी और लूट के सोर्स थे, कोई उनसे बातचीत करने की सोचता ही नहीं था। लेकिन कुछ इरेगुलर प्लेयर्स थे जैसे चिजू। असल में अगर सोचा जाए तो शायद वो शिजुया से भी ज्यादा रेयर थी। आखिरकार ड्रैगन झील लेक के ऊपर उड़ता है, फिर अपनी पीठ पलट देता है और दोनों पानी में जा गिरते हैं। वे जल्दी से ड्रैगन को धन्यवाद देते हैं और वो क्रीचर दूर आसमान में उड़ जाता है। अब ये दोनों इडियट हड्डी तक भीगे हुए पानी से बाहर निकलते हैं और सीधे सड़क के बीच कैंप फायर जला लेते हैं। किसी इमारत में क्यों नहीं, शायद इन्हें सच में मरने का शौका है। शुया समझाता है कि शैडोज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कोटो डिस्ट्रिक्ट पहले से ही पूरी तरह घिर चुका है। शिजू पूछती है, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? शुया खड़ा होता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। वो तुरंत रोकती है, मत जाओ, ये सीधा सुसाइड है। लेकिन शुया जवाब देता है, यही तो वजह है, क्योंकि वहाँ खतरा है, मैं अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता। वो कहती है, तुम कभी नहीं सुनते। शुया सख्ती से कहता है, इस बार तुम मेरे साथ नहीं आओगी। बिल्कुल। शिजू उसी पल पलट कर बोलती है, मैं आऊंगी। शैडोज मुझ पर हमला नहीं करते, इसलिए स्काउटिंग के लिए मैं परफेक्ट हूँ। शुया गुस्से से कहता है, ये पागलपन है, तुम्हारी पावर किसी भी पल फेल हो सकती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, बहाने बनाना बंद करो, तुम जानते हो ये बेहतर प्लान है। फिर वो कहती है, अपने दोस्तों की फोटो दिखाओ। शिजुया मानना नहीं चाहता, लेकिन सच ये था कि शिजू सही थी। वो समझाता है कि उसने अपने दोस्तों को आखिरी बार करीब 2 साल पहले देखा था। वो उसे ग्रुप की एक फोटो दिखाता है जहां सब कैमरा के लिए पोज कर रहे हैं। कोने में ई के लड़की एक एलिगेंट चेयर पर बैठी है। साफ लग रहा है कि वो एक वेल्थी फैमिली से है। इचिगो बताता है कि ये हैन हिटोमी है, वही फेरी वार्निंग गर्ल जो बिल्कुल शुरुआत में दिखाई दी थी। इशीज उसे कहता है, चिंता मत कर, वो उसे ढूंढ लेगी। वो अपना फोन निकालती है, उसे साइड में होने को कहती है और एक सीटी मारती है। अचानक ड्रैगन नीचे आ जाता है, वो उस पर चढ़ जाती है और उड़ान भर लेती है। सच कहें तो उसका प्लान हमारे हीरो से कहीं बेहतर है, क्योंकि सीधे सामने से अटैक करना तो
सीधा सुइसाइड होता। नेक्स्ट चैप्टर में आसमान साफ है लेकिन सड़कों पर नाइट्स आगे बढ़ रहे हैं और आर्मी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ई की कमांडर सबको आदेश देता है कि पार्क में रीग्रुप करो ताकि वहां से बॉम्ब्स डिप्लॉय किए जा सकें। स्नाइपर्स दुश्मन के मेजेस पर निशाना साध रहे हैं लेकिन उसी वक्त असैसिन्स पीछे से स्लिप करके आते हैं सोल्जर्स को मारने के लिए। तभी शिजुया एंट्री लेता है। ई के असैसिन को लात मारकर उड़ा देता है, यानी काउंटर का काउंटर कर देता है। वो तुरंत पिस्टल निकालता है, 5-6 गोलियां दाग कर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। फौरन वो पूछता है कमांड पोस्ट कहाँ है और सिचुएशन क्या है। ई के आदमी जानकारी दे देता है और जैसा गेम में था वैसे ही आर्मी का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड उसी जगह है जहाँ एनिमी बेस को नष्ट करना होता है। तुरंत ही शिजुया वहाँ की ओर दौड़ पड़ता है क्योंकि उसके हिसाब से वहीं ह्यूमैनिटी की असली ताकत छुपी होनी चाहिए और वहीं उसे वो लोग मिलेंगे जो इन क्रीचर्स का मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन अभी के लिए वो अपने कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट रख रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि लोग उसके जैसे इंसान पर कैसे रिएक्ट करेंगे। वो सबवे पहुंचता है जो थियरी के हिसाब से अभी तक ऑपरेशनल होनी चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर्स वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही वो ई के लेजर क्रॉस करता है अचानक मशीन गन्स निकल आती हैं और बिना हेजिटेशन के फायर शुरू कर देती हैं। वो अपना शील्ड उठाता है, किसी तरह रोकता है, फिर अपना मशीन गन निकालकर उनका काम तमाम कर देता है। लेकिन तभी पूरी एक स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स सामने आ जाती है। हमारा लड़का उन्हें कहता है आराम से भाई, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ। मगर सोल्जर्स समझाते हैं कि ये तो एक स्पेशल अलार्म केवल क्रीचर्स के लिए ट्रिगर होना चाहिए था। तो फिर उसके आर्म का क्या मामला है? प्रोटैगनिस्ट हैरान है, ये लोग पहले से ही शैडोज को पहचानने का तरीका कैसे रखते हैं। ये पूरी मुसीबत तो कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन जब उसके ऊपर इतनी सारी गन्स तनी है तो वो बस कहता है कि ये लंबी कहानी है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इंसान है। नेचुरली सोल्जर्स इस पर भरोसा नहीं करते। तभी उसे कुछ अजीब सुनाई देता है और पीछे मुड़कर देखता है कैवलरी तेजी से चार्ज कर रही है। सोल्जर्स मौका पाते ही उस पर फायर कर देते हैं। नाइट्स भी साथ में पिट जाते हैं और हमारा लड़का स्लिप होकर निकल भागता है। तभी उसकी नजर ई की स्नीकी फिगर पर पड़ती है जो सबवे की तरफ भाग रहा है। लगता है वो वहाँ कुछ करने की योजना बना रहा है। ठीक उसी पल ई की ट्रेन गुजर रही होती है। प्रोटैगनिस्ट कूदकर उस पर लैंड करता है और ट्रैक पर राइड करने लगता है। इसी बीच आर्मी के अलार्म डिस्प्ले पर अबसर्ड नंबर ऑफ क्रीचर्स अप्रोचिंग दिख रहा है और सबसे बुरा, किसी वजह से वो सब अगले स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे हैं, पहले से ही लेजर वेपन्स एम करके। एक बार फिर उसे शील्ड उठाकर सारे शॉट्स टैंक करने पड़ते हैं। अब सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, ह्यूमंस भी उस पर हमला कर रहे हैं। हमारे लड़के की लाइफ आसान बिल्कुल नहीं है। वो एक पिलर के पीछे छुप जाता है और सोचता है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से निकलना मुश्किल है। तभी अचानक कोई अपने हाथ क्लैप करता है और आदेश देता है सीज फायर। सारे सोल्जर्स तुरंत ओबे करते हैं लेकिन प्रोटैगनिस्ट फिर भी गार्ड पर रहता है। ई के आदमी नीचे आता है और कहता है कि उसने सब चेक कर लिया है, ये तो बस अलार्म सिस्टम की मैलफंक्शन थी। वो पक्का मानता है कि ये इंसान शैडो नहीं बल्कि ई का लाई है। प्रोटैगनिस्ट उस आदमी को देखता है और सोचता है क्या ये वही हो सकता है? कौन वो है ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वही है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है इन शब्दों के साथ, इट्स बिन 144 आवर्स सिंस द शैडो इन्वेजन बिगैन। अब हम फ्रंट लाइन्स पर हैं। रेस स्टेशन में वही ब्लॉन्ड गाय जो पहले दिखा था पूछता है क्या तुम सच में सबको मारने का सोच रहे थे अगर मैं यहाँ नहीं आता? प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो तो सिर्फ कोऑपरेशन चाहता है। ब्लॉन्ड गाय कहता है कि उसे पता है और असल में वो लड़के में दिलचस्पी रखता है क्योंकि उन्होंने सच में उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे। पर साथ ही उसे ये भी समझना चाहिए कि वॉर के समय सिर्फ सिंसेरिटी दिखाना ही काफी नहीं होता किसी को कन्विंस करने के लिए। इसी बीच ई के बूढ़ा आदमी अंदर आता है और विलियम से पूछता है कि कुछ हुआ क्या और क्या उसके बगल में खड़ा ये लड़का उनका एक और कॉमरेड है। विलियम थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे अनदर वन कहना एग्जैजरेशन होगा, ये कोई परेशानी नहीं कर रहा और वैसे भी उसने इस लड़के के बारे में आज से पहले कभी सुना भी नहीं। ये तो कुछ घंटे पहले ही आया है और वो अभी तक बस उसे जान ही रहे हैं। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट एक टैंकर है? विलियम मजाक में कहता है कि उसे गेमिंग टर्म्स में ढलता देखना बड़ा फनी है। बूढ़ा तुरंत बात काटता है, कहता है मजाक बंद करो, अब चलना होगा क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली है। विलियम हामी भरता है और पूछता है कितनों को साथ ले चलूं और बूढ़ा उसका जवाब दे देता है। सीन शिफ्ट होता है ई के कमरे में जहाँ विलियम हमारे लड़के से कहता है अपने कपड़े उतारो, नहा लो और ये आउटफिट पहन लो, आर्मी से ऐसे हालत में नहीं मिला जा सकता। प्रोटैगनिस्ट कुछ कहने ही वाला था कि विलियम बीच में काट देता है, मुझे पता है तुम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हो, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। शिजुया जानता है कि जिस कंपनी में विलियम काम करता है वो दुनिया की सबसे बड़ी 5 कंपनियों में से एक है, 200 साल से भी पुरानी, और फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मेडिसिन वगैरह सब में उनका हाथ है। ऊपर से वही लोग एज्योर लैंड नाम की वर्चुअल रियलिटी गेम के क्रिएटर्स भी हैं। कपड़े उठाते हुए शिजुया पूछता है कि सैम ग्रुप को असल में कितना पता है इस सब के बारे में? विलियम जवाब देता है शायद जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं कम। सच ये है कि ये शैडोज अचानक ही दुनिया भर में कहीं से भी प्रकट हो गए और अब सब जगह केओस मचा हुआ है। शिजुया उसकी बात काट कर कहता है तुम इन्हें शैडोज कहते हो। विलियम कहता है कि असल में ये तो बस मेरे सबऑर्डिनेट्स का नाम है, मुझे भी नहीं पता क्यों। अब तक शिजुया
शिजुया समझ चुका है कि ये लोग ज्यादा जानकारी शेयर करने वाले नहीं हैं। फिर भी वो पूछता है, फिर तुम लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या इसलिए कि मुझे शैडो समझ लिया गया? विलियम कहता है हाँ। शिजुया को ये बात बड़ी सस्पिशियस लगती है। अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है इस सब को शुरू हुए और फिर भी इनके पास ऐसा सिस्टम पहले से ही मौजूद है जो सब कुछ पहचान लेता है। विलियम उसे समझाता है कि तुम उतने इन्फॉर्म्ड नहीं हो जितना सोचते हो। असली गेम तो 5 दिन पहले शुरू हुआ था, लेकिन बेटा टेस्ट उससे 2 हफ्ते पहले ही चालू हो चुका था। मैप के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से ये फिनोमिनॉन शुरू हुआ और फिर दुनिया की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया। शिजुया को ये और भी अजीब लगता है, ये कैसे पॉसिबल है और फिर जनता को इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? विलियम बताता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके कंट्रोल करके रखा। अगर सबको सच पता चलता तो केओस और भी बड़ा हो जाता। लेकिन ये सुनकर शिजुया और उलझ जाता है। पहली बात, मिलिट्री विलियम पर भरोसा नहीं करती। दूसरी बात, विलियम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। तीसरी बात, ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले से शैडोज के बारे में जानता था और कुछ छुपा रहा है। शिजुया सीधा कह देता है, अगर तुम लोगों ने पहले ही सच बता दिया होता तो शायद केओस और डेथ को रोका जा सकता था। विलियम भी मान लेता है और कहता है हाँ, लेकिन अब कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। हमें भी हाल ही में इसका पता चला। पहले अपीयरेंस और फुल स्केल अटैक के बीच सिर्फ 2 हफ्तों का गैप था। हमने सोचा था हमारे पास और वक्त है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या सच में तुम लोग मुझे ऑल्ट कीपर के तौर पर रजिस्टर करने वाले हो? यही वो ग्रुप है जिसे मिलिट्री बना रही है, पावरफुल इंडिविजुअल्स का जो शैडोज का सामना कर सकें। बेशक अगर उसे इंटरेस्ट न हो तो कोई उसे फोर्स नहीं करेगा ज्वाइन करने के लिए। अब उसकी बारी थी डिटेल्स शेयर करने की, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता। बस इतना कहता है कि उसे खुद भी ज्यादा नहीं पता, सिवाय इसके कि उसका लिंक एज्योर लैंड से है। वो ये भी बताता है कि उसका आर्म शायद मॉन्स्टर के कोर के कांटेक्ट में आने का नतीजा है। गेम में इसे सिग्नल कहा जाता था। विलियम मुस्कुराते हुए कहता है, परफेक्ट नेम, और तुरंत उसका आर्म पकड़ लेता है। कहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग लग रही है और वो इसे स्टडी करना चाहता है। ये आदमी सच में बड़ा पेक्यूलियर है। खुशकिस्मती से तभी ई के नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है और विलियम कहता है कि उसे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले वो चेतावनी देता है। विलियम जाने से पहले प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि हम दोनों को अभी और बातें करनी होंगी। ये आदमी वेस्ट और ईस्ट दोनों जगह बेहद फेमस है। उसकी कंपनी आधी दुनिया चलाती है। एक जीनियस जिसने कम उम्र में ही बेहिसाब पावर हासिल कर ली और एज्योर लैंड का क्रिएटर भी वही है। शिजुया जानता है कि ये साफ है, जिस इंसान ने गेम डेवलप किया है उसके पास जरूर कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जितनी वो बता रहा है, और शिजुया एक पल के लिए भी अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकता। नेक्स्ट चैप्टर में समझाया जाता है कि इन्वेजन्स पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन शैडोज का असली फोकस था हेजी रीजन पर हमला करना। बाकी जगहों पर जो अटैक्स हुए वो बस फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट और स्कैटर करने के लिए थे, ताकि जो ट्रूप्स वहां इकट्ठे होने चाहिए थे वो कमजोर पड़ जाए। योजना साफ थी, मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से उसी समय हमला करेंगे जब उनके दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। अभी के लिए शहर के सबसे ऊंचे हिस्सों और रिवर क्रॉसिंग पर कई स्नाइपर्स सेट किए गए थे। इसी वजह से इन्वेजन्स को रोका जा सका और इसी वजह से हेजी का पहला इन्वेजन फेल हुआ। अब डिफेंसेस को रीइंफोर्स किया जा रहा है, ज्यादा ट्रूप्स इकट्ठे हो रहे हैं और शैडोज की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इस मैनुअल को पढ़कर नैरेटर कहता है कि उसे लव और हेट दोनों फीलिंग्स आ रही हैं। आइडिया वाकई अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन हर बार परफेक्ट नहीं होता। फिर भी कंसेप्ट सॉलिड है। इसी दौरान विलियम हाथ उठाकर कहता है कि उसे कुछ कहना है। कोई बड़ी बात नहीं, बस क्यूरियोसिटी है। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो किसी को वापस जिंदा कर सके? सब शॉक हो जाते हैं। विलियम खुद ही कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन शैडोज कर सकते हैं। उन्होंने रिसर्च की और इन पर 2 इम्पोर्टेंट चीजें रिवील हुई। पहली, वो आर्मर जो उनके बॉडीज को ढकता है, नॉर्मल अटैक्स से वो कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरी और भी बुरी बात, आर्मर टूटने का मतलब ये नहीं कि शैडो डिफीट हो गया, क्योंकि उसके पीछे अभी भी ई के एनर्जी सर्किट मौजूद होता है जो उनका असली कोर है, उसके बगल में खड़ा आदमी जोड़ता है। इसे ही सिग्नल कहा जाता है। सिग्नल की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ये क्रीचर्स मैटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और अपना आर्मर रिपेयर कर लेते हैं। यानी अगर उनका आर्मर पूरी तरह नष्ट भी हो जाए तो जब तक सिग्नल इंटैक्ट है वो खुद को दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं। व्हाट्स दिस? तभी ई के पर्पल हेयर्ड लड़का बीच में बोल पड़ता है। उसे ये इन्फॉर्मेशन तो पसंद आती है, लेकिन वो कहता है कि हम यहाँ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने आए हैं, रिसर्च के लिए नहीं। साफ दिख रहा है कि वो थोड़ा बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रोटैगनिस्ट मुड़कर कहता है कि ब्लॉन्ड गाय असल में ये समझा रहा है कि शैडोज को ह्यूमंस के सेम लेवल पर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। ह्यूमंस पर काम आने वाली किल स्ट्रैटेजी शैडोज पर काम ही नहीं करेगी। नैरेटर सोचता है, क्या ये लोग किसी तरह की कैप्चर स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं और बस उन्हें कंटेन करके रखेंगे? कंसिडरिंग कि ये क्रीचर्स रिजरेक्ट हो सकते हैं, ये तो 200 IQ मूव होगा। पर वेट, इन्हें इम्प्रिजन करना होगा बिना ये चांस दिए कि वो खुद को किल कर लें। मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, वापस स्टोरी पर ध्यान देता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि ये बात सही है, अगर वो 1000 गुना ज्यादा भी हों, फिर भी अगर क्रीचर्स रिजरेक्ट हो सकते हैं तो आखिरकार वो हार ही जाएंगे। ब्लॉन्ड गाय कहता है कि उन्हें अपनी स्पीड और इस फैक्ट का फायदा उठाना होगा कि अभी
अभी भी उनके पास प्लेंटी ऑफ सोल्जर्स हैं। जितना लंबा ये खींचेगा उतना ही हाल बुरा होगा। उनकी नंबर्स कम होती जाएंगी और मॉन्स्टर्स लगातार अपर हैंड लेते जाएंगे। ये सब सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर ब्लॉन्ड की बात सच है तो यही करना जरूरी है, लेकिन उसे लग रहा है कि इस सब के पीछे कोई और मोटिव भी है। कम से कम स्ट्रेटेजी देखते हुए उसे एहसास होता है कि क्रीचर्स का प्लान बिल्कुल वही है जो उन्होंने गेम में टावर इन्वेड करते समय इस्तेमाल किया था। और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, गेम में डंजन को फिनिश करने के लिए आखिरकार बॉस को हराना ही पड़ता था और उस वक्त प्रोटैगनिस्ट ही पहला इंसान था जिसने उसे रिकॉर्ड टाइम में डिफीट किया था। अगर ऐसा है तो शैडोज का अगला मूव वही होगा। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। इसी बीच विलियम बोलता है कि अब विलियम कहता है कि इनिशिएटिव लेना होगा और शैडोज के रीस्पॉन पॉइंट्स को एलिमिनेट करना होगा ताकि उन्हें इस लैंड से खदेड़ा जा सके। लेकिन उसके चेहरे पर वो स्लाई सा मुस्कान है। प्रोटैगनिस्ट अचानक एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और पूछता है वो जगह क्या है। पर्पल हेयर्ड आर्मी गर्ल जवाब देती है वो रिटन नाम की कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। व्हाट अबाउट इट? तुरंत ही ये बात प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींच लेती है। वो सोचता है क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? रिटन की ये बिल्डिंग उसी जगह है जहां गेम में टावर ऑफ मेलनकॉली हुआ करता था, और अगर ऐसा है तो शायद इस कंपनी का प्रेसिडेंट ही उस जगह का असली बॉस हो। गेम में थ्योरी के हिसाब से वो लाइटनिंग डीमन था। फौरन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वहां की डिफेंसेस की स्थिति कैसी है और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है क्या। लेकिन अचानक ब्लॉन्ड गाय उसे पकड़कर दीवार से चिपका देता है और कहता है शट अप फॉर अ सेकंड। अरे भाई ये बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है ना? जब वो अब भी दीवार से दबा हुआ है। ओल्ड मैन बोलता है हमें समझ आ गया है कि तुम लोग इनिशिएटिव लेना चाहते हो। प्लान तय हो चुका है और आज की मीटिंग यहीं खत्म। हाँ, सब लोग ऑलरेडी निकल रहे हैं। डैम, प्रोटैगनिस्ट कुछ पूछने ही वाला था कि मीटिंग खत्म हो जाती है। हॉलवे में ब्लॉन्ड उससे कहता है इडियट, तुमने वहां बैठकर ये क्यों नहीं कहा कि हमें उस जगह की प्रोटेक्शन करनी होगी? विलियम गहरी सांस लेकर कहता है तुम्हें पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था। सबसे पहली बात, गेम और रियलिटी के बीच कनेक्शन को ऑफिशियली एक्नॉलेज भी नहीं किया गया है। अगर तुम आर्मी वालों को बता भी देते तो भी वो इतना सीरियस नहीं लेते कि सिर्फ तुम दोनों की बात पर अपनी पूरी आर्मी मोबिलाइज कर दें। फिर विलियम एक ऐसी बात कहता है जो थोड़ा अजीब लगती है कि 99% लोग जो गेम नहीं जानते उन्हें भी फेयर चांस मिलना चाहिए। हमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं थी। शिजुया और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन कहता है रिटर्न की रक्षा तो केवल आर्मी ही कर सकती है। विलियम हल्की मुस्कान के साथ कहता है शायद सिर्फ वही नहीं। तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर्स उतरने लगते हैं और के स्क्वाड वहां लैंड करता है। एक स्क्वाड ऑफ हंटर्स वहां उतरती है। वो लोग जो शायद बिना कुछ किए ही मर जाएंगे, लेकिन कम से कम उनकी वजह से हमारे प्रोटैगनिस्ट को शाइन करने का मौका मिलेगा। वो पूछता है क्या ये तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं विलियम? और विलियम का चेहरा उस वक्त बिल्कुल सिनिस्टर हो जाता है, कुछ ऐसा जैसे कीरा अपने कमरे में स्मर्क कर रहा हो जब फैमिली को कुछ पता न चल रहा हो। उसकी आंखों में वो साफ इविल लुक दिख रहा है, लेकिन फिर वो मुड़कर कहता है ये लोग रिटर्न की रक्षा के लिए हमारी ट्रम्प कार्ड हैं। प्रोटैगनिस्ट को ये अजीब लगता है। उनकी गिनती ज्यादा नहीं है जबकि वहां होने वाला अटैक बड़ा है, लेकिन विलियम कहता है इनको अंडर एस्टिमेट मत करना। मेरी रिसर्च के हिसाब से इनके पास भी शिजरिया जैसी पावर्स हैं। नो वे, प्रोटैगनिस्ट सोचता है वो आदमी तो खुद चीट रखता है। गेम का टॉप प्लेयर था और पहले दिन से फार्मिंग करता आ रहा है, फिर भी शायद इन लोगों के पास भी सिग्नल की पावर हो। विलियम उन्हें बुलाकर कहता है कि वो अब सबका इंट्रोडक्शन कराएगा। नीचे पहुंचकर वो शिजुका का परिचय कराता है और बताता है कि ये भी उन लोगों में से है जो ओथ कैरी करते हैं। शायद यही उनके पावर का नाम है। हमारा लड़का ग्रुप को देखता है और पहली चीज जो उसकी नजर पकड़ती है वो लेफ्ट वाली लड़की का अंडरवेयर दिख रहा है। मेल माइंड पावरफुल होता है भाई, डिटेल्स इंस्टेंटली पकड़ लेता है। विलियम मिशन स्टेटस पूछता है, तभी के लड़का जिसके मुंह में बीवर च्यूइंग स्टफ दबा हुआ है कहता है सब फाइन था, बस थोड़ी इश्यूज आई। विलियम उसे डिटेल में बताने को कहता है तो वो कहता है कुछ सीरियस नहीं था, बस कैप्टन हशिदा ने अपनी गार्ड डाउन कर दी थी और हमें उतनी जल्दी स्पॉट कर लिया गया जितना नहीं होना चाहिए था। फिर भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। रेड हेयर्ड हशिदा गुस्से में बोलता है बॉस के सामने मुझे बार बार राइड करना बंद करो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके पीछे के बड़ा एम्बलम बना है। वो कहता है ये बॉस पर डिपेंड करता है कि मेरी गलती थी या नहीं। विलियम अचानक चिल्लाता है इनफ, सब चुप हो जाओ। फिर वो उनकी तारीफ करता है कि काम अच्छा किया और कहता है सब अंदर जाकर रेस्ट करो। साथ ही हशिदा को चेतावनी देता है वाइस कैप्टन की जगह लेने वाले लोग बहुत हैं, सावधान रहना। फिर हाथ हिलाकर गुड बाय कहता है और जोड़ता है 1 घंटे बाद फिर बात करेंगे। हशिदा गुस्से में उस एम्बलम वाले बंदे से कहता है तुझे इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। बेचारा एम्बलम गाय अंदर ही अंदर सोच रहा है टीम लीड करना सच में टफ है। वो हमारे बॉय के पास से गुजरता है और उसे एक अजीब सी नजर से घूरता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है ये स्टेयर इतना पिक्यूलियर क्यों है। अचानक वो रुक जाता है और पूछता है तुम यहाँ कर क्या रहे हो। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वो पूरा मास्क उतार देता है और बोलता है पहचाना नहीं, मैं हूँ मिजी। और तभी याद आता है ओह ये तो वही मिजी सान है, हीलर जो पहली चैप्टर में आया था, वही जिसने हमारे बॉय को पहली बार देखकर मुस्कुराया था। मिजी हंसकर कहता है सोचा भी नहीं था तुम्हें ऐसी जगह देखूंगा। फिर वो
एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। हमारा बॉय बताता है कि विलियम उसे लेकर आया था। मीजी थोड़ा हैरान होता है। विलियम को तुम अच्छे लगते हो, उसने तुम्हें इनवाइट किया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इंटरनली सोचता है ये बात सुनकर भी सच नहीं लग रही। फिर भी मीजी कहता है छोड़ो वो सब, असली सवाल ये है तुम इनके साथ क्यों घूम रहे हो। प्रोटैगनिस्ट कहता है लंबी कहानी है, चलो कहीं और चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक बार में। बाहर गार्ड्स खड़े हैं और साइन पर दिल बने हुए हैं। प्रोटैगनिस्ट सीरियसली अपोकलिप्टिक ब्रॉथल और अंदर फुल मैन ही मैन, क्या ही वाइब है। अंदर बैठकर मिजी बियर का SIP लेते हुए कहता है मैं सी ऑफ उमीरो में ऑलमोस्ट मर ही गया था, पर आखिरी पल में विलियम ने मुझे बचा लिया, तभी से मैं उसके साथ हूँ। शिजुरा बोलता है ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन लगता है तुम्हारी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही। मीजी हंसकर कहता है केओस बहुत है यार, क्या करूं। फिर वो थोड़ा खुलकर बोलता है पहले हशीदा मेन कैप्टन था, लेकिन उसने काउंटलेस एलाइज मार डाले। कुछ भी सस्पिशियस नहीं था, बस मैसेकर कर दिया, तो ऑब्वियस है उसे डिमोट करके वाइस कैप्टन बना दिया गया। प्रोटैगनिस्ट अब पूरी तरह डिगिंग मोड में है। उसे जानना है कि लोग अपनी एबिलिटीज जागृत कैसे कर रहे हैं। और तभी मीजी बड़ा खुलासा करता है सच ये है कि नेचुरली किसी की अवेकनिंग नहीं हुई। असल में सीम ग्रुप लोगों के बॉडी में शैडो टेक्नोलॉजी और सर्किट्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। लेकिन फिर वो जोड़ता है वैसे गेम की तरह तो नहीं है, जैसे कोई कैरेक्टर हो जिसके पास लगभग 9 माना हो। ये इसीलिए क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और एनर्जी रिकवर करने के लिए तुम्हें यहाँ सीन बेस आना पड़ता है। शुआ कहता है कि उसका यहाँ होना सही बात है। तभी अचानक हशीदा बीच में टोकता है और पूछता है कि ये कैसी बातें हो रही हैं ऐसे आदमी के साथ जो टीम का हिस्सा भी नहीं है। मीजी उसे शांत रहने को कहता है और समझाता है कि विलियम ने खुद ही उस लड़के को बुलाया है। लेकिन हशीदा गुस्से में आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है कि तुम बॉस से गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी कैसे? उसके पीछे बातें करके। अब वो कहता है कि वो जाकर सब कुछ बॉस को बता देगा। हशीदा सीधा हमारे नायक के सामने आकर धमकी देता है कि उसका वाइस कैप्टन का स्थान चुराने की सोच भी मत। उसी वक्त मीजी अपने सिर पर हाथ मारता है और बोलता है क्या ये मूर्ख फिर से बॉस के आदेशों के खिलाफ जाने वाला है। तभी कोई बार के भीतर आता है और वही सुंदर स्त्री जिसे हमने पहले देखा था दरवाजे पर खड़ी होती है, बस सब कुछ देखती हुई। वो पूछता है कि सब लोग कहाँ हैं और वो स्त्री बगल की ओर इशारा करती है जहाँ पूरा सीन चल रहा होता है। हशीदा मजी को गाली देता है कि वो सिर्फ एक घटिया हीलर है और कहता है कि उसे लीडर होना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतरीन DPS मेज है। अचानक हशीदा उनकी पकड़ से निकल जाता है और ऊपर की ओर एक फायरबॉल कास्ट करता है। कहता है कि अब वो डिवाइन रिलिक की शक्ति दिखाएगा। मिजी तुरंत बड़े M1 गाय को पकड़ने के लिए बढ़ता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ऐसा पागल आदमी अब तक जिंदा कैसे है। तभी विलियम आगे आता है और सबको कहता है कि बस करो। हशीदा फायरबॉल को रद्द कर देता है। विलियम तुरंत उससे पूछता है कि उसे पता भी है कि वो क्या कर रहा था। मिलिट्री बेस के भीतर एबिलिटीज का उपयोग करना एग्जाइल और एक्सपल्शन का सीधा कारण है। लेकिन अजीब हशीदा फिर भी जिद पकड़ लेता है कि विलियम जो लड़का लाया है वो बस यहाँ घूम रहा है और बार के भीतर जासूसी कर रहा है। विलियम सीधे कहता है मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ये लड़का मेरा फ्रेंड है, और उसे कहता है कि कभी भी उस लड़के पर शक मत करना, शक मत। हमारे नायक के पास समय ही नहीं था उस आदमी को पंच करने का। लेकिन शाइजरी पूछता है कि क्या मैजे को ये अजीब नहीं लगता, उसने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, तो फिर वो इतना हॉस्टाइल क्यों था। मैजी बस कहता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसा इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो और जो अपनी खोई हुई अथॉरिटी के कारण हिल चुका हो। लेकिन वो जोड़ता है कि अगला मिशन जल्द ही आने वाला है और वो आदमी टीम को खराब नहीं कर सकता। विलियम हालांकि उन्हें धैर्य रखने को कहता है। वो आदमी नया है और हॉट हेडेड भी, लेकिन उसे बस थोड़ी मदद की जरूरत है। वो एक वैल्यूएबल एलाई है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। हमारा लड़का मजबूरी में मान जाता है और विलियम उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसे भी तैयार रहना होगा क्योंकि अगले मिशन में उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मिजी खुश होकर कहता है कि प्रोटैगनिस्ट उसके साथ होगा तो उसे बहुत सुकून मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि अगला मिशन क्या है। मैजी बताता है कि उन्हें एक रिटसन एग्जीक्यूटिव की रक्षा करनी है। वो ये भी कहता है कि उसे पता है इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स ठीक उसी जगह पर है जहाँ गेम में टावर ऑफ मेलनकॉली था। सिद्धांत रूप से अगर वे सफल हो गए तो शैडोज का एक बड़ा हिस्सा दबाया जा सकेगा, लेकिन जैसे गेम में होता था यहाँ भी एम्बुश होना तय है। और इसके ऊपर इस बार ऐसा लग रहा है कि खुद बॉस भी अटैक में शामिल होगा। आर्मी वाले कहते हैं कि सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। चश्मे वाली लड़की कमेंट करती है कि ये अजीब है। विलियम लगता है उन सबको इकट्ठा कर रहा है जिनके पास एबिलिटीज हैं। बूढ़ा आदमी मानता है कि वे लोग पीछे से कोई चाल चल रहे हैं। वो पूछता है कि असली प्लान क्या है और वो लड़की समझाती है कि कमांडर ने कहा है कि अपनी पावर्स का उपयोग सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर करना है। उनका काम ये नहीं है कि मॉन्स्टर्स को खदेड़ने के लिए पहले हमला करें। इसके ऊपर उन्हें शैम ग्रुप की एक्टिविटीज पर भी नजर रखनी है। तो मूल रूप से इंसानियत दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक तरफ आर्मी और दूसरी तरफ ब्लॉन्डी का ग्रुप। और फिर है हमारा नायक जो इन दोनों पक्षों में से किसी के साथ पूरी तरह नहीं है। टूटी फूटी सिटी के हिस्सों से गुजरते हुए वे जानते हैं कि अब वे लोग शैडो टेरिटरी में हैं, तो उन पर किसी भी पल हमला हो सकता है। वे सबवे से होकर रास्ता बनाते हैं, कोशिश करते हुए कि कोई उन्हें देख ना ले। विलियम सबसे आगे चलकर रास्ता दिखा रहा है।
वो अजीब हशीदा अब भी यही सोचने में लगा है कि प्रोटोगोनिस्ट आखिर यहाँ कर क्या रहा है। क्या वो प्यार व्यार में है? अरे बाएं तरफ देख, उसे इश्क कर ले और हमारे लड़के को परेशान करना छोड़ दे। मोटी जांघों वाला निंजा कहता है कि ये बच्चा कैप्टन का दोस्त लगता है, इसलिए इससे ज्यादा पंगा लेना ठीक नहीं होगा। हशीदा बड़बड़ाता है कि अगर ये कैप्टन का दोस्त न होता तो अब तक वो इसे पीट चुका होता। तभी विलियम के बगल में खड़ा बटलर लुकिंग आदमी पूछता है कि क्या उसे हशीदा के मुंह पर एक पंच मारना चाहिए। विलियम जवाब देता है, अभी नहीं, हमारे पास और ज्यादा जरूरी काम है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि मिजी का चेहरा अचानक बदल गया है, तो वो पूछता है क्या हुआ। मिजी कहता है कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो काफी सस्पिशियस था। थोड़ी देर बाद वे रुकते हैं और विलियम कहता है कि वे रिचसन बिल्डिंग पहुंच चुके हैं। यहीं से शैडोज के खिलाफ असली लड़ाई शुरू होती है। वो सबको आदेश देता है कि कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये मत भूलो कि असली गोल है एस्कॉर्ट, न कि टारगेट को खत्म करना। फिर विलियम हमारे लड़के की ओर देखता है और पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि मेरी पीठ देखोगे। लड़का जवाब देता है हाँ, मेजी उसके साथ होगा, और सबको यकीन दिलाता है कि सिर्फ वही दोनों काफी हैं। ग्रुप आगे बढ़ता है और प्रोटैगनिस्ट जानता है कि अपने गियर और एट्रीब्यूट्स के साथ वो किसी लेवल 44 प्लेयर के बराबर है। फिलहाल शक से बचने के लिए वो सिग्नल यूज करने से रुका रहता है ताकि सबकी निगाहें उस पर न जाएं। लेकिन शैडो टीम रास्ते में है। उन्हें जैसे कोई आहट महसूस होती है और सबवे एंट्रेंस के पास वे मिजी को देख लेते हैं। वो तुरंत सबको चिल्लाकर कहता है रेडी हो जाओ, वो आ रहे हैं। पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे एनपीसी सबवे की रखवाली कर रहे हों और दुश्मन अंदर घुसने वाले हों। मैजी तेजी से दौड़ता है, पीछे से पीछा किया जा रहा है और हमारे लड़के के पास आकर छिप जाता है। वो हशीदा को कवर देने को कहता है और बाकियों को पेरीमीटर क्रॉस करने का आदेश देता है। अब स्पाइकी हेड आदमी नाइट के आमने सामने खड़ा है। वो छलांग लगाकर कहता है मर जा और वार करता है, लेकिन क्रीचर तुरंत रोक लेता है। वो आदमी लगातार वार करता रहता है। वो आदमी दबाव बनाए रखता है, एक जबरदस्त कॉम्बो छोड़ते हुए, जिससे मॉन्स्टर सिर्फ बचाव करने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि मिजी भी प्रभावित होकर कहता है कि ये आदमी जब हाथ में सोर्ड लेता है तो बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। फिर वो अपनी ब्लेड को शैडो में गाड़ता है और कहता है इट्स ओवर, दिस वंस डन। तुरंत ही मोटी जांघों वाला निंजा अंदर आता है और गर्दन पर 2 और सोर्ड स्ट्राइक्स मारता है। पहला टारगेट खत्म हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट मिजी की कोऑर्डिनेशन स्किल्स की तारीफ करता है, जबकि असल में मिजी ने तो बस छिपकर अटैक कह दिया था। लेकिन विनम्रता से मेजी कहता है कि उसने सब कुछ सीखा है हमारे लड़के को कैप्टन बनकर इतने समय तक देखते हुए, और वो अब भी सिर्फ एक बिगिनर है। हमारा लड़का जोर देकर कहता है नहीं, तुम शानदार हो, थैंक यू। थोड़ा ब्रोमांस वाला पल बनता है जबकि बाकी सब लड़ रहे हैं। अरे प्रोटैगनिस्ट, अब तो मदद कर दो यार। कम से कम सबको ये तो पता है कि अगर कोई एलीट क्रीचर आ गया तो उनके चांसेस अच्छे नहीं रहेंगे। और हाँ, एक आने ही वाला है। एक आदमी पीछे से मेज घुमाते हुए निंजा के ऊपर झपट रहा है। अरे भाई उसे मत मारना, और लोग भी हैं हमला करने को। शुक्र है कि वो निंजा और दूसरा साथी दोनों समय रहते बच जाते हैं। अरे नहीं, जल्दी बोल दिया। एक बड़ा शील्डेड एनिमी पीछे से आ रहा है, लेकिन ड्रेड्स वाला लड़का सीधा चार्ज करता है और उसे दीवार में दे मारता है। अब स्ट्रॉन्ग वंस आ चुके हैं। ठीक है, फिर प्रोटैगनिस्ट अब तक कुछ नहीं कर रहा। जब सब आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तो आसमान में कोई स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है। मिजी तुरंत पहचान जाता है कि वो नोबल क्लास का रीइंफोर्समेंट है। सब भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी पहले ही किसी तरह का डायनो जैसा मॉन्स्टर समन कर चुका है। हशीदा चाहे कितना भी अनोइंग क्यों न हो, लेकिन कम से कम बहादुर तो है। वो भी एक फायरबॉल कास्ट करता है ताकि टकरा कर दोनों स्पेल्स न्यूट्रल हो जाएं। मिजी को पूरा यकीन है कि हशीदा ऐसा करके खुद को मरवाएगा। दुर्भाग्य से दूसरे आदमी का फायरबॉल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और वो सीधा हशीदा के चेहरे पर लगने वाला है। ट्रेजेडी। लेकिन तभी हमारा चैड उसे बचाने के लिए आगे आता है। वो सीधा सामने खड़ा होकर हिट को टैंक करता है, फिर एक जबरदस्त स्लैश मारकर उस विशाल पत्थर को बीच से 2 हिस्सों में बांट देता है। मिजी चौंक कर पूछता है कि क्या। मिजी घबरा कर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन जाहिर है वो लड़का झुंझलाकर कह देता है चुप रहो। फिर भी वो आराम से बैठा है, जबकि हमारा नायक उसे पीछे हटने को कहता है। अब मैं संभाल लूंगा, नोबल उस लेवल का है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे आसानी से निपटा लूंगा। तभी वो अपना बैनर फिर से एक्टिवेट करता है। ये वही स्किल है जो वो बार बार इस्तेमाल करता है। फिर वो अपनी जिगजैग स्किल छोड़ता है, सीधा क्रीचर के आर पार। जानवर बीच से चीर कर गिर पड़ता है। ऊपर एक कमरे में कोई हशीदा की हालत पूछता है। मिजी हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल कर रहा होता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक एक रेकिंग वॉल उड़कर आता है और सीधे आदमी की छाती पर लगता है। लेकिन वो मार्वल हीरो की तरह खड़ा हो जाता है, भागकर खुद को हील करता है और फिर अपने शरीर को आगे फेंककर बाकी दोनों को बचाने के लिए हिट टैंक कर लेता है। समस्या ये है कि अब एक विशाल मॉन्स्टर आ चुका है जिसके हाथ में चेन सॉ है। वो इतना बड़ा है जितनी ऊंचाई पूरी बिल्डिंग की होगी। डिब्रीज के बीच सब छिपते हैं। मिजी पहचानता है और कहता है ये तो सी गोलेम जैसा है, वही टाइप जिसे हमारा लड़का पहले मार चुका है, जो बाद में एक्सप्लोड हुआ था। लेकिन मिजी बताता है कि कोई सी गोलेम अपने आप ऐसा हमला नहीं करता, ये शायद किसी और का टूल या वेपन है। प्रोटैगनिस्ट भी सहमत होता है और कहता है कि ये शायद एक खास नोबल
होगा जिसे डिस्टर्बर कहते हैं। गेम में ये प्रोडक्शन क्लास होती थी। इनके पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं होती, लेकिन ये विशाल गोलेम्स क्रिएट करते हैं और उसी से लड़ते हैं। समस्या ये है कि ऐसे मॉन्स्टर्स बहुत रेयर होते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग तो और भी कम मिलता है। ये बिल्कुल इलीट लेवल शैडो जैसा लग रहा है। विलियम सब समझ जाता है। एक मजबूत शैडो यूनिट इस जगह पर हमला कर रहा है और तभी एक और रेकिंग बॉल सबकी ओर उड़ती है। फिर एक जबरदस्त चेन सॉ स्वाइप आता है जिससे सबको झुकना पड़ता है। शिजुया कहता है कि उन्हें रिट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि ये टेरेन उनके लिए बेहद खराब है। वो तुरंत डिफेंसिव स्टांस एक्टिवेट करता है, अपनी शील्ड उठाता है और सचमुच उस चेन सॉ का वार अपनी छाती पर झेल लेता है। मीजी चेतावनी देता है, तुम ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। सब लोग, ये मौका है, भाग जाओ। बाकी लोग निकलने लगते हैं। ये देखकर हमारा नायक समझ जाता है कि अब उसके लिए ऑल आउट जाने का समय है। चेन सॉ अगला वार करने के लिए झपटता है, लेकिन इस बार हमारा लड़का फिसलकर नीचे की मंजिल पर आ जाता है। मॉन्स्टर अपनी रैकिंग बॉल्स चारों तरफ घुमा रहा है, लेकिन तभी हमारा लड़का एक एरो चलाता है जो लगभग उसके कान को छू जाता है। क्रीचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो रैकिंग बॉल्स घुमाता रहता है और अपनी चेन सॉ को पूरी बिल्डिंग पर घसीटता जाता है। हमारा लड़का एक छोटा शील्ड समन करता है और उसे बोर्ड की तरह इस्तेमाल करता है। नीचे बाकी ग्रुप बेवकूफों की तरह खड़े हैं, कहते हुए कि शायद अब भाग जाना चाहिए, लेकिन हमारा लड़का कहता है ये चीज हमें जाने नहीं देगी। एक ही रास्ता है, इसे यहीं और अभी गिराना होगा। वो मीजी को पुकारता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। कम से कम विलियम बाकी सबको आदेश देता है कि प्रोटैगनिस्ट की मदद करो, और जाहिर है वो कमीना हशीदा फिर गुस्से में है। कह रहा है कि ये बच्चा सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं बांट सकता। वो सबको दिखाएगा कैसे करते हैं। वो सबको पीछे हटने को कहता है और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन स्पेल छोड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट अभी भी वहां खड़ा होता है और सीधा झुलस जाता है। मीजी गुस्से में पूछता है, ये तुम कर क्या रहे हो? हशीदा बहाना बनाता है, ये लड़का इतना इधर उधर घूमता है कि एम ही नहीं ले पाता। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की कॉलर पकड़कर कहता है, शिजुया ही हमारी एकमात्र उम्मीद है और तुम हमारी जीत का मौका बिगाड़ रहे हो। पीछे वो अपने बेढंगे स्पेल्स फेंकता जा रहा है, जबकि सामने हमारा लड़का अपनी जान दांव पर लगा रहा है। सच कहूं तो समझ नहीं आता ये बंदा अब तक मरा क्यों नहीं। ईमानदारी से बोलूं तो क्या इसे अभी मार ही नहीं सकते? और वो बेचारी लड़की जिसकी पूरी ट्रेजिक बैक स्टोरी थी, वो सीधा एक एरो छाती में खाकर मर जाती है। 3 चैप्टर से ये हरामी हमें सिर दर्द दे रहा है और अब गोलम तेजी से आगे बढ़ता है, जोर से पांव पटकता है। शुआ फिर से डॉज करता है और समझता है कि उसके वार की ताकत पागलपन की हद तक है। तभी मिजी हमारे लड़के की तरफ एक छोटा बूट फेंकता है। एक स्पीड बफ, एक और हमला आने ही वाला है, लेकिन इस बार शुविया अचानक गायब सा हो जाता है और सीधा बॉस की बाह पर प्रकट होता है। साथ ही वो अपनी मैजिक बुक का एक फ्रैगमेंट एक्टिवेट करता है और 3 फायरबॉल्स सीधे उसके चेहरे पर दाग देता है। मॉन्स्टर ऐसे रिएक्ट करता है मानो कुछ हुआ ही ना हो, और बस मॉन्स्टर अपनी बाह घुमाता है और चेन सॉ को घसीटकर खुद पर ही रैकिंग वॉल का वार करने लगता है। लेकिन शिजुया तुरंत महसूस करता है कि अब डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है। वो एक तेज माना स्ट्राइक एक्टिवेट करता है और आखिरकार उसकी स्ट्राइक हेलमेट के अंदर तक घुस जाती है। क्रीचर लड़खड़ाता है, दीवार तोड़ते हुए गिर पड़ता है और जमीन पर ढह जाता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट जानता है कि ये इसका असली वीक पॉइंट नहीं था। वो बो समन करता है और एक टेक्निकल शॉट छोड़ता है, असल में उसका बैरेज अटैक, और इस वर से लगता है कि क्रीचर आखिरकार मर गया। जैसे ही वो सोचता है कि क्या अब वो उतना स्ट्रांग हो रहा है जितना गेम में था, आसपास के सारे बेवकूफ कांपते हुए खड़े हैं, हैरान कि उसने अकेले ही मॉन्स्टर को गिरा दिया। उसका दोस्त उसकी तारीफ करता है, गुड वर्क, लेकिन हमारा लड़का लूट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो ओमनीसाइंस और ओमनीपोटेंस एक्टिवेट करता है और एक बार फिर मॉन्स्टर की एबिलिटीज चोरी कर लेता है। बाकी लोग उसे चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, क्रीचर की पावर को छूना बहुत खतरनाक है। लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि शायद वो अकेला इंसान है जो इन एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। धीरे धीरे बाकी ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है और लगता है सब बिना ज्यादा नुकसान के बच निकले। थोड़ी देर बाद मैजी सबको समझाता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। सब कुछ उस दिन से जब शैडोज ने हमला किया था। विलियम का ग्रुप जल्दी ही समझ गया कि इन मॉन्स्टर्स और गेम एज्योर लैंड के बीच कोई कनेक्शन है। उसी दिन उन्होंने प्रोजेक्ट प्रोमीथियस लॉन्च किया शैडोज का स्टडी करने के लिए। कमाल है ये लोग कितनी तेजी से मूव करते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ उन्होंने शैडोज को कैप्चर किया और उनके पार्ट्स इंसानों में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जिस भी इंसान पर ट्रांसप्लांट हुआ वो 24 घंटे के अंदर मर गया। फौरन उन्होंने नई कोशिश की। ट्रांसप्लांट को ज्यादा टफ क्रीचर्स जैसे वेल्स और टर्टल्स पर किया गया और ये काम करने लगा। सर्किट टर्टल में काम कर गया तो उस वर्किंग वर्जन को इंसान में डाल दिया जाता था। समस्या ये थी कि इस मेथड से बने सर्किट्स डिफेक्टिव थे और उनकी पावर बहुत कम हो जाती थी। प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियस चीज बताता है, भले ही तुम्हारे पास 2 हफ्तों की एडवांस टेक्नोलॉजी हो, नोटिस मिलते ही प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिला, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मीजी मानता है लेकिन कहता है कि उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, बस किस्मत अच्छी थी कि उसे एक वर्किंग ट्रांसप्लांट मिल गया। बाकी डिटेल उसे भी नहीं पता। वो हमारे लड़के की ताकत के बारे में पूछता है। शिजुया कैजुअली कहता है, मैं तो बस ड्रॉप्ड आइटम्स अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो अपने दोस्त को भी ओमनिसियंस और ओमनीपोटेंस के बारे में नहीं बताने वाला। मीजी हंसते हुए कहता है कि वो क्लियरली
लकी है, तू सच में स्पेशल है। अब तक मैंने किसी और को नहीं देखा जो सर्किट्स को उसी तरह इक्विप कर सके जैसे गेम में होता था। तभी हमारा लड़का रिवील करता है, जैसे गेम में होता था, अगर मैं कोई ऐसा आइटम इक्विप करता हूँ जो पहले किसी और का था तो मुझे 7 दिन तक हंट किया जाता है। ये सुनकर मैजी पूछता है कि क्या यही वजह है कि उसने सीम ग्रुप ज्वाइन किया, और शिजुया कहता है हाँ, क्योंकि मुझे हंट किया जाएगा तो अकेले रहने से अच्छा है कि कुछ लोग मेरे आसपास हों, बिल्कुल गेम की तरह। थ्योरी ये थी कि इस दुनिया की असली इंफॉर्मेशन उस टावर वाली कंपनी छुपा रही थी, और चूंकि वो लोग रित्सोनो पर हमला कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ इंसानियत के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। मीजी कहता है कि इस केस में तो उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन चिसुया सवाल करता है, क्या तुझे सच में लगता है कि अपनी जान रिस्क करना सिर्फ सीम ग्रुप के लिए वर्थ है? मीजी हंस देता है, तू मुझे ओवर हाइप कर रहा है। गेम में तो मैं फेमस सिर्फ तेरी वजह से हुआ था, रियलिटी में मैं बस एक नॉर्मल मेहनती इंसान हूँ, इसमें कुछ खास नहीं। ये फैक्ट ही कि मुझे सीम ग्रुप में जगह मिल गई मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है। जब वो वापस ग्रुप में पहुंचते हैं, हशीदा ताने मारता है, आखिरकार वो ट्रैश जाग गया, लेकिन उसका दोस्त तुरंत पलट कर कहता है, चुप हो जा कमीने, तू सिर्फ मिशन में बाधा डालता है और सबके लिए शेम है। सारे लोग आपस में बहस करने लगते हैं, तभी विलियम चिल्लाता है, साइलेंस। वो एक कॉल उठाता है, कुछ देर सुनता है और अग्री कर लेता है, फिर ग्रुप को बोलता है, रिलैक्स, ऑपरेशन परफेक्टली चल रहा है, एल्डर तक पहुंचने से पहले ही सैक्रिफाइस पूरा हो जाएगा। और ये सुनकर किसी को भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि इस आदमी से यही उम्मीद थी।